So, hello everyone and welcome to this session of CUET 2022. In this video, we are going to talk about percentage. ठीक है, तो आज हम percentage पढ़ने वाले हैं और ये सबसे पहला टॉपिक हम क्वांट में कंप्लीट करने वाले हैं क्योंकि ये जो है एक फाउंडेशन टॉपिक है बाकी सारे जो भी हम फर्दर टॉपिक्स पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, राइट। सो इसके अंदर हम लोग वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो सारे टाइप्स कवर करेंगे, प्लस मैं लास्ट में आप लोगों को जो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी तो वो भी हम देखेंगे। सो ये कोर्स के बारे में तो आप जानते ही हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड परसेंटेज की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी कि परसेंटेज होता क्या है। तो आई थिंक इतना तो बेसिक सब लोगों को हमको आता है कि ये जो सेंट वर्ड होता है, ये सेंट का मतलब होता है 100, यानी कि हम कोई भी चीज है उसको 100 के रिस्पेक्ट के अंदर देखते हैं कि ये 100 के रिस्पेक्ट में कितना कम है कितना ज्यादा है। 100 के रिस्पेक्ट में जब हम बात करते हैं, 100 का रेफरेंस लेके बात करते हैं तो हम परसेंटेज बोलते हैं। पर मतलब हर 100 में, हर 100 में, राइट, परसेंट। तो अगर मैं बात करूं कि बताओ कि 1 जो है, ठीक है, 100 का कितना, 1 जो है 100 का कितना परसेंट है। तो अगर मैं इस तरीके से बात करती हूँ तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगी कि 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 1 जो है 100 का कितना हिस्सा है और इसको परसेंटेज में लिखना हो तो हम इनटू 100 कर देते हैं, तो यहां से आ जाएगा 1%, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कोई चीज है 1/5, मान लो मैंने बोला कि पिज्जा के 5 पीसेस थे, ठीक है, और 5 पीसेस में से मैंने 1 पीस खा लिया, तो बताओ कितना परसेंट खाया, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेफरेंस 100 का ही था और हम 1 लिखे थे तो आसानी से हमें 1% मिल गया। पर अब मैंने बोला कि 5 हिस्से थे, उनमें से 1 हिस्सा खा लिया, तो अभी जो मैं बात कर रही हूँ वो 5 के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ, 5 के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ कि 5 में से 1 खाया। पर अगर इसको परसेंटेज में निकालना है, यानी कि वो 5 का रेफरेंस बदल कर हमको किस में करना पड़ेगा, ये 5 का रेफरेंस बदल कर हमको 100 में करना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज के अंदर हम 5 के रेफरेंस में बात नहीं करते, यहाँ 100 के रेफरेंस में बात हो रही थी, इसीलिए वही आंसर आ गया, राइट। यहाँ पे 5 के रेफरेंस में बात हो रही है कि 5 में से 1 खाया, तो अगर परसेंटेज निकालना है तो इस 5 को 100 में चेंज करना पड़ेगा, और इस 5 को 100 में चेंज करने के लिए हमें इन दोनों को ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैंने 5 के रिस्पेक्ट में बात की है कि 5 हिस्सों में से मैंने 1 हिस्सा खाया है, तो उसी बात को जब मैं 100 के रिस्पेक्ट में करूंगी तो मैं बोलूंगी अगर 100 हिस्से होते तो मैं 20 हिस्से खाती, राइट। तो ये 100 के रिस्पेक्ट में हो गया। तो अगर इसी को मैं बोलूं कि बताओ कितना परसेंटेज है, तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे 20% है, राइट। मैंने 20% खाया है, क्योंकि मैं परसेंट की बात कर रही हूँ, मतलब 100 के रेफरेंस में बात कर रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ 20% खाया है, मतलब अगर 100 चीजें होती तो मैं 20 खाती, ये बोलने का तरीका है। तो आई थिंक ये तो सबको समझ में आ गया कि परसेंटेज होता क्या है। अब मुद्दे पे आते हैं, ये तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था। मुद्दे पे आते हैं कि अब जो क्वेश्चन के सिंपली क्वेश्चंस होते हैं वो किस प्रकार के आते हैं, कितने टाइप्स के आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे और एक एक टाइप हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उससे पहले मैं बेसिक से आपको बताना चाहती हूँ जो आप लोगों को लर्न करना है, ठीक है। और आप लोगों को देखना फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना वो कैसे करते हैं, वो हम बेसिक देखेंगे। फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो CUET के अंदर पूछे जा सकते हैं। चलिए, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि भाई 1/2 है, ठीक है, तो 1/2 एक फ्रैक्शन है, ठीक है। 1/2 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगी, ऑब्वियसली इनटू 100 कर दूंगी, तो मेरा ये कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा, राइट। अगर मैंने बोला 1/3 है तो इनटू 100 करूंगी, तो ये परसेंटेज में लेके आना है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में लेके आना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनटू 100 कर देते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन था, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये 33 1/3% आ जाएगा। देन 1/4 फ्रैक्शन है, बताओ परसेंटेज कितना होगा, इनटू 100 किया तो यहां से 25% आ गया। तो इससे बेसिकली मैं आप लोगों को एक चीज बता सकती हूँ, और वो चीज ये है, देखिए वो चीज ये बोल सकते हो आप कि अगर फ्रैक्शन है, ठीक है, अगर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है, आप फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको परसेंटेज मिल जाता है।
सो अगर आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे, इक्वल्स टू परसेंटेज में आ जाएगा। सो ये एक पहला टॉपिक होता है परसेंटेज में कि चेंज फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, राइट। अब सेम तरीके से अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि भाई 40% है, 40% है, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है तो 40% को फ्रैक्शन में कैसे बदले, तो 40% के लिए हम ऐसे लिखते हैं, 40% का मतलब क्या है, परसेंट का मतलब है 100 में से 40 की बात हो रही है, तो हम इसको 100 का मतलब 40% का मतलब ये है कि अगर 100 चीजें होंगी तो हमें 40 मिलेंगी, यही है। तो हमने 40 डिवाइडेड बाय 100 लिखा, तो यहाँ से ये आ गया आपका 2/5, तो 2/5 को हम 40% लिख सकते हैं, 40%, तो यहाँ पे हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया। सिमिलरली अगर मैं आपको नेक्स्ट बोलूं 75%, राइट, तो मतलब क्या है, अगर 100 चीजें होंगी तो मुझे 75 मिलेंगी, यानी कि यहां से कितना आ गया, 3/4। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है तो आप परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन आ जाएगा। तो बेसिकली यही है, ये 100 अगर इधर चला जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो फ्रैक्शन किसके बराबर आ जाएगा, परसेंट अपॉन 100 के। परसेंटेज दिया हुआ है, डिवाइड बाय 100 करोगे फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन दिया है इनटू 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लो, दोनों चीजें हो जाएगी, और याद करने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज है डिवाइड बाय 100, फ्रैक्शन है इनटू 100, इसमें कोई टफ चीज नहीं है। अब हमें याद क्या करना है, ठीक है, ये तो बेसिक चीज हो गई कि भाई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। अब हमें क्या, हम बार बार यही करते रहेंगे, नहीं, हमें ये सारे याद होने चाहिए, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ठीक है, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, सो ऑन, जितने भी हैं, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 एंड 1/15, इनको परसेंटेज में आपको याद करना है। ये सारे परसेंटेज में आपको फ्रैक्शन याद, कि फ्रैक्शन दिया हुआ है तो परसेंटेज क्या होती है इसकी, और परसेंटेज है तो फ्रैक्शन क्या होती है। तो ये आप प्रैक्टिस कीजिए पहले खुद से कि ये कितना होता है, 50% होता है, इसको डायरेक्टली याद कर लेंगे तो आपका बहुत जल्दी से चीजें जो है हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को ये आपको कन्वर्ट करना सिखाया, आप सारे ट्राई कीजिए। इस पीपीटी के एंड में आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट परसेंटेज हैं, वो सारे के सारे एक चार्ट में है, तो आपको वो बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। चेंज करना मैंने बता दिया, आप खुद से ट्राई कर सकते हैं कैसे हम लोग चेंज करते हैं। इनटू क्या करना है, 100, आप निकाल के लिखना चाहे निकाल के लिख लीजिए, पर जितने इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन जो एग्जाम में आते हैं उनका पूरा का पूरा चार्ट आपको लेक्चर पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब ये हमारा फोकस है, कोई आपसे ये नहीं बोलेगा सीयूईटी में कि हाफ को परसेंटेज में लिखो, राइट, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। तो हाफ को परसेंटेज में लिखो तो आप उसको इनटू 100 करके चेक कर रहे हो, नो, क्वेश्चंस परसेंटेज पे जो आएंगे, क्योंकि वो चीज तो इन क्वेश्चन से ही चेक हो जाएगी, क्वेश्चन के अंदर हम लोग यूज करेंगे तो आराम से आपको आ जाएगा। क्वेश्चन 6 टाइप के मैंने मेजरली डिवाइड किए हैं जो सीयूईटी के अंदर परसेंटेज पे पूछे जा सकते हैं। वो पहला है परसेंटेज के अंदर नंबर बेस्ड, टाइप ए है नंबर बेस्ड क्वेश्चंस आना। कभी कभी क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ऐसे आ जाता है कि ये नंबर इससे इतना ज्यादा है, ये नंबर इससे इतना ज्यादा है, तो बताओ ये नंबर इससे कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, तो ये टाइप 1 है। तो नंबर बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस जो है इसमें आ जाते हैं, रेशो पे रिलेटेड हो जाता है। तो नंबर थ्योरी जो हम पढ़ते हैं उसमें परसेंटेज इन्वॉल्व कर देता है। सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है वो है स्कूल एग्जामिनेशन बेस्ड, नंबर ऑफ बॉयज, इतना एग्जामिनेशन और स्कूल से रिलेटेड, कि एक क्लास में इतने बॉयज हैं इतनी गर्ल्स हैं, टोटल स्ट्रेंथ ये बताओ क्या होगा, कितना परसेंट ये वो, ठीक है। और स्टूडेंट्स पे रहता है, एग्जामिनेशन में रहता है कि इतना परसेंट पासिंग मार्क्स था, उसके इतने मार्क्स आए, बताओ वो कितने पे फेल होगा, लाइक दिस। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने बी टाइप के अंदर कैटेगराइज किए हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है ज्योमेट्री बेस्ड। अब ज्योमेट्री बेस्ड क्या हुआ कि मैम परसेंटेज में ज्योमेट्री कैसे आ गई, देखो रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं
कि अगर लेंथ को इतना % बढ़ा दिया जाए, एक रेक्टेंगल की लेंथ को इतना % बढ़ा दिया जाए, ब्रेड्थ को इतना % घटा दिया जाए, तो एरिया में क्या डिफरेंस आएगा, कितना % इंक्रीज या डिक्रीज होगा। ठीक है, स्क्वायर की बात कर लेता है, सर्कल के एरिया की बात कर, तो अभी क्या है, यहाँ पे ज्योमेट्री इन्वॉल्व हो गई। अब आपको पता ही नहीं है कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है, तो % इंक्रीज या डिक्रीज कैसे निकालोगे, राइट। तो बेसिक ऑफ ज्योमेट्री हमें आनी चाहिए। हम ज्योमेट्री डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बेसिक की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट डी टाइप जो है आपका, डी टाइप है प्राइस कॉस्ट आर्टिकल रिलेटेड। एक आर्डर, जैसे राइस का, कि राइस का भाव ये था, ठीक है, प्राइस ये था और इतना % राइस का जो है प्राइस बढ़ गया है, या ये आर्टिकल एक इंसान ने खरीदा तो उसका डेप्रिसिएशन हो गया, एक कार खरीदी और वो 2 साल बाद उसकी जो वैल्यू है इतने % डेप्रिशिएट हुई, तो बताओ आज उसकी वैल्यू क्या है, या 5 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, आर्टिकल ही है ना भाई, कार भी एक आर्टिकल। तो आर्टिकल, प्रोडक्ट, प्राइस, कॉस्ट रिलेटेड भी % में क्वेश्चन आते हैं जो हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ई टाइप, सैलरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे। ये किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। देखो, ब्रीफ आउट जरूरी है, चैप्टर का ब्रीफ आउट जरूरी है, एक माइंड में मैप बन जाना चाहिए, जो मैं बता रही हूँ आपको कि भाई ये क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, और मुझे ये टाइप सारे कवर करने हैं, राइट। तो एक टाइप समझ में आ जाता है, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको, राइट। हमने बस यही प्रैक्टिस कर ली है, ये क्वेश्चन कभी देखे ही नहीं, फिर क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, सारी टाइप जरूरी है ना करने। तो अभी सैलरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि इसकी इतनी % सैलरी बढ़ गई और इतने % खर्चा बढ़ गया, तो बताओ इसकी सेविंग का क्या हुआ। ठीक है, बढ़ी की घटी। अगर ये प्रोडक्ट इतना % ये जो है इसका प्राइस इतना हुआ और कंजम्पशन इसका गिर गया, तो बताओ कि क्या बोलते हैं, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ये सब चीजें भी इसमें आ जाती है। वैसे मेजरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस में आते हैं, पर बेसिक % में भी आ जाते हैं, तो मैंने ये कैटेगरी भी ली है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया एफ पार्ट, इलेक्शन पॉपुलेशन बेस्ड। ठीक है, इलेक्शन, इतने वोटर्स, इतने वुमेन ने वोट दिया, इतने % मेल ने वोट दिया, इतने % स्टूडेंट्स थे, तो और इतना इलेक्शन, इतने % से इलेक्शन जीत गए या हार गए, तो बताओ कितने लोग थे, लाइक दिस। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं पॉपुलेशन रिलेटेड और इलेक्शन रिलेटेड। ठीक है, तो आई थिंक ओवरव्यू समझ में आ गया है। हम लोगों को एक बार रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। फिर हमने देखा कि हमें कुछ सर्टेन फ्रैक्शंस से परसेंटेज समझ में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए कि इस परसेंटेज को ये बोलते हैं, इस फ्रैक्शन को ये बोलते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है भाई, वो हम लोगों के पास चार्ट भी है, हम याद कर लेंगे। अब हमें पता चल गया है कि सीयूईटी के अंदर अगर परसेंटेज पे क्वेश्चन आता है तो वो कितने टाइप से आ सकता है, किस किस प्रकार से आ सकता है, वो क्लियर है। अब हम इन पे डिटेल में बात करते हैं। तो टाइप ए है नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, नंबर बेस्ड क्वेश्चंस की हम बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, परसेंटेज नंबर बेस्ड क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन लेवल 1 आप लोगों की स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना। ठीक है, हर एक को मैं ये बोल रही हूँ, मैं इंतजार नहीं कर रही हूँ। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, आंसर निकाल के फिर सॉल्यूशन देखो। तो चलो मैं सॉल्यूशन बता देती हूँ, आप पॉज करके ट्राई कर लेना। तो भाई सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा बोलता है कि द नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स इन अ स्कूल हैज इंक्रीज फ्रॉम 1800 टू 2016। ठीक है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द एनरोलमेंट इज, कितना % इंक्रीज हुआ। तो बहुत ही आसान है, देखो ये इसलिए दिया, देखो पहले कितना था, 1800 एनरोलमेंट थे, 1800 स्टूडेंट्स थे। ठीक है भाई, 1800 स्टूडेंट से कितने स्टूडेंट हो गए, 2016 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, तो कितने बढ़ गए, कितने बढ़ गए, यहाँ पे 2016 स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट हो गया, राइट। 1800 स्टूडेंट्स थे, 2016 स्टूडेंट्स हो गए, इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 216 का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब उसने बोला बताओ परसेंटेज इंक्रीज बताओ, यानी कि वो बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब है जितने लोग बढ़े वो लिखेंगे पहले, इंक्रीज्ड जो इंक्रीमेंट हुआ है वो लिखेंगे, डिवाइडेड बाय रेफरेंस क्या होगा, 1800 की 2016, 1800 या 2016, ऑब्वियसली 1800, राइट।
कि पहले से कितने बड़े, तो पहले जो ये था उसी के रेफरेंस में बताएंगे ना, इतने बड़े, तो मतलब इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय इनिशियल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू 100, ये तो फ्रैक्शन बनेगा, हमें तो परसेंटेज निकालना है, तो फ्रैक्शन है। इंक्रीमेंट कितना हुआ, थे कितने, फ्रैक्शन आ गया, परसेंटेज के लिए इनटू 100, तो अभी इंक्रीमेंट कितना हुआ 216, थे कितने 1800 इनटू 100, तो यहां से आप डिवाइड करोगे तो 216 डिवाइडेड बाय 18 12, 12% आपका आंसर आ गया। 12% इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो आई थिंक ये सबको क्लियर। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है वो क्या है, नोट करने वाली बात ये है कि हम हमेशा रेफरेंस, ऐसे क्वेश्चंस में जो रेफरेंस होता है वो हम इनिशियल नंबर को लेते हैं, हमारा जो इनिशियल नंबर होता है वो हमारा रेफरेंस रहता है, ठीक है। चलो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। ये इनिशियल पहले से कितना बढ़ा तो पहले वाला लेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन ट्राई कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टू नंबर्स x एंड y आर इन द रेशियो 5:6 रेशियो 3:4 बाय व्हाट परसेंट इज x मोर देन y, ये क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्यूशन पॉज करके ट्राई कर लेना। सॉल्यूशन 2, देखिए टू नंबर्स x एंड y, दो नंबर्स है, इनका रेशियो क्या है x डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, इस 5/6 रेशियो 3/4, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा 5/6 इंटू 4/3, राइट, 10/4/3, राइट। सो यहां से कितना आ गया ये 20/18 विच इज 10/9, ठीक है। तो इतना सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए डायरेक्टली कभी ऐसे फ्रैक्शन दिया होता है ना, ऐसे फ्रैक्शन दिया होता है, जैसे एक तो ये तो कॉन्सेप्चुअल मेथड है करने का, जल्दी करने के लिए क्या करो, इसको आपको इस रेशियो में चेंज करना है 10:9 में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20 रेशियो 6 3 18 जो कि क्या है 10:9 डायरेक्ट, ठीक है। तो एक तो ये कॉन्सेप्चुअल मेथड है कि इसको रेसिप्रोकल करते हैं और ऐसे करते हैं, वरना फ्रैक्शन को करने के लिए सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर, ठीक है। अब हमें पता चल गया x और y का रेशियो क्या है 10:9। अब ना आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है सोचने के तरीके में। x रेशियो y इज इक्वल्स टू 10:9, तो आप ये देखिए x बड़ा है y से, ये 10 है ये 9 है, ठीक है। तो जब भी ऐसा रेशियो आता है तो ऐसे सोचा करो, इसको मान लो कि ये 10 है और ये 9 है, तो ये पूछ रहा है बताओ व्हाट परसेंट इज x मोर देन y, रेफरेंस क्या है, रेफरेंस है y, y से x कितना ज्यादा है ये पूछ रहा है, किससे ज्यादा पूछ रहा है y से, y से। तो यहाँ पे हम परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, ठीक है, अगेन परसेंटेज इंक्रीमेंट निकालना है, कितना ज्यादा है, तो इंक्रीमेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये क्या होगा इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय y इंटू 100, ये लिखेंगे क्योंकि कितना ज्यादा है x ये लिखना है, इंक्रीमेंट किससे ज्यादा है y से, और इंटू क्या लिखेंगे 100, ठीक है भाई। अब आगे लिखते हैं इक्वल्स टू इंक्रीमेंट कितना, ये 9 है ये 10 है, हमने मान लिया ये 9 है, रेशियो है मान सकते हैं, ये 9 है, y 9 है और x 10 है, तो x कितना ज्यादा है भाई, एक ज्यादा है, तो +1 डिवाइडेड बाय y कितना है 9 इंटू 100, 1/9 आपको याद होना चाहिए, दिस इज 11.11 बार डायरेक्टली, ये सारा चार्ट के अंदर है, याद कर लेना डायरेक्टली, 1/9 कितना आएगा 11.11 बार। बाकी आपको ये याद करने के लिए आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखो एक ट्रिक बताती हूँ वापस से, 1/3 33 1/3% होता है, ठीक है, विच इज 33.33%, तो 1/9 करने के लिए डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 11.11111 का बार रहेगा, राइट। सो दिस इज डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए, अगर 1/3 आता है तो 1/9 को क्या करना है 3 से डिवाइड ही तो करना है, राइट। सो आई थिंक ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये एक कॉन्सेप्ट ट्रिक थी, यहाँ पे मैंने लिख दी, ट्रिक क्या है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहां लिख दे रही हूं साथ में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A is 50% मोर देन B, देन B is less than A by, आपको बताना है भाई। बहुत आसान है, ऐसा क्वेश्चन होता है ना, रेफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे रेफरेंस क्या है, रेफरेंस है B, A is 50% मोर देन B, तो B, तो ऐसे जो रेफरेंस दिया है ना उसको 100 मान लो, B को क्या मान लो, ये अलग तरीका बता रही हूँ, B को मान लो 100x है भाई, B 100x है तो A कितना होगा 50% मोर, 100 का 50% 50 होता है, पर मोर है, यानी कि 100x तो था ही, पर A B से 50% मोर है, इसका 50% कितना है, 100 का 50% 50 होता है, तो इतना, तो A कितना आ गया 150x, यही आया। B 100x है तो A 150x होगा, कैसे, वो बोल रहा है A 50% मोर देन B, B का 50% 50 और 50 ज्यादा है B से, तो 100 तो B था ही, 50 ऐड कर दिया 150, राइट। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि अब पूछ क्या रहा है, B इज लेस देन A। अब भाई रेफरेंस क्या है यहाँ पे, बताओ B A से कितना छोटा है, किससे छोटा, A से कितना छोटा है, तो यहाँ पे रेफरेंस परसेंटेज, अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज डिक्रीज, डिक्रीमेंट, परसेंटेज डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट परसेंटेज निकालना है, कितना कम है, तो आप यहाँ पे डिक्रीमेंट लिखोगे, किससे कम पूछ रहा है, किससे कम पूछ रहा है, A से, A का रेफरेंस ले, B इज लेस देन A, A से कितना कम है, इंटू 100, तो भाई डिक्रीमेंट कितने का है, 50 कम है भाई, B 100 है, A 150 है, तो कम कितना है, ये कम कितना है -50x, तो ये 50x x कट जाएगा, लिख नहीं रही हूं, A कितना है 150 इंटू कितना आएगा 100, तो ये आपका 0 कैंसिल, दिस इज 3, तो ये कितना है 1/3 इंटू 100, जो कि हमें पता है क्या होता है 33, 1/3% होता है, A इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो मैं जितना, ये जल्दी करना है, हमें थोड़ा स्पीड बढ़ानी है, मैं समझाने के लिए आपको एक एक स्टेप लिख रही हूं, आप लोगों को थोड़ा कैलकुलेट, मैन्युअली कैलकुलेट करना है, ये सब थोड़ी लिखोगे तुम लोग तो सीधा। अब हमें कैसे करना है भाई, हमको तो जल्दी करना है, हम सोचेंगे भी, लिखेंगे भी तो ऐसे लिखेंगे, अगर पेपर में कर रहे हो और तुम्हें पेन यूज करने की थोड़ी आदत भी है तो ऐसे लिखो कि B ठीक है 100 है, A 150 हो गया, परसेंटेज कितना आएगा 50, A से रेफरेंस पूछ रहा है 100, ये कितना है, A से रेफरेंस पूछ रहा है 1/, तो ये कितना है 1/3, 1/3 कितना होता है 33, 1/, इतना सा कैलकुलेशन होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ऐसे थोड़ी कोई लिखेगा पेपर में, राइट। सो आई थिंक ये सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, there are 3 numbers, the first and second number are 20% and 40% more than the third number, what percent is the first number of the sum of the second and the third number। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगेन पहले मैं बार बार बोल रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन को प्लीज ट्राई जरूर करें, मैं हर टाइप के क्वेश्चंस करा रही हूँ, अभी हमारा फर्स्ट टाइप खत्म होने वाला है, ठीक है, नंबर्स से रिलेटेड, फिर मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी होमवर्क के लिए, वो करना, ठीक है, वो अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो देयर आर 3 नंबर्स, इतना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, कोई बहुत भयंकर क्वेश्चंस भी नहीं आने वाले, सारे क्वेश्चन परसेंटेज से नहीं आएंगे, इतना अगर हर टाइप के इतने इतने क्वेश्चन कर लिए और प्रैक्टिस कर लिए मोर देन सफिशिएंट है। देयर आर 3 नंबर्स, द फर्स्ट नंबर, भाई 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर एंड थर्ड नंबर, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड आर 20% एंड 40% मोर देन थर्ड नंबर, थर्ड नंबर के रेफरेंस में बोल रहा है तो मैं तो इसको 100 ले रही हूँ, ठीक है, थर्ड नंबर के रेफरेंस में बोल रहा है तो मैंने ले लिया कि भाई ये मेरा 100x है, मैंने मान लिया ये 100x है, तो फर्स्ट नंबर जो है वो 20% ज्यादा है थर्ड से, 20% ज्यादा है, यानी कि ये 120x आ गया, सेकंड जो है 40% ज्यादा है तो ये कितना आ गया 140x आ गया, ठीक, x भी नहीं लेते, x लेने की भी जरूरत नहीं होती क्योंकि परसेंटेज में सब कुछ कैंसिल हो जाता है, बट फिर भी जिनको नहीं समझ में आता मैं x ले रही हूँ कि भाई 100 ही क्यों लिया, राइट, तो इसलिए x ले रही हूँ, फाइन। So what percentage is the first number of the sum of the second? अब what percent, अब ये स्टेटमेंट का इंटरप्रिटेशन देखो, देखो मैं इंग्लिश भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, तो मैं इंग्लिश का स्टेटमेंट का मतलब भी तुम्हें बता देती हूँ, देखो what percentage is the first number of the sum of the second and third number, जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड और थर्ड के सम से कितना परसेंट है, फर्स्ट नंबर है
सेकंड और थर्ड के सम का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है। तो पूछ क्या रहा है, जो फर्स्ट नंबर है, जो परसेंटेज पूछ रहा है, ये यहाँ पे लिख देते हैं, जो परसेंटेज पूछ रहा है वो पूछ रहा है जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड और थर्ड के सम से, सेकंड और थर्ड के सम का कितना परसेंट है, कौन, फर्स्ट नंबर, इंटू 100 करेंगे, यही है, फ्रैक्शन पूछ रहा है। फर्स्ट नंबर कितना है 120x और इन दोनों का सम कितना है 240x, भाई ये 140 और ये 100, 240 इंटू 100। अब ये 1 और ये 2, तो 1/2, 1/2 कितना होता है भाई, डायरेक्टली 50%। तो जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड और थर्ड के सम का 50% है, इन दोनों के सम का 50% है कि नहीं है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू नॉट इंटरप्रेट द क्वेश्चन प्रॉपरली तो गलत आंसर आना ही है, राइट। हमें समझ ही नहीं आया पूछ क्या रहा है। तो पूछ क्या रहा है, देखो परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर, यहां तक रुके, फर्स्ट नंबर जो है, ठीक है, वो व्हाट परसेंट इज द फर्स्ट नंबर, यहां तक रुक गए, ठीक है। कितना परसेंटेज, फर्स्ट नंबर कितना परसेंट है, किसका, सम ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, राइट। सो आई थिंक ये सब लोगों को क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं नंबर बेस्ड। अब देखो यहाँ पे जो परसेंटेज दिया है फ्रैक्शन के अंदर है, तो ये सबको पता होना चाहिए 16 2/3% जो होता है वो 1/6 होता है और 14 2/7% जो होता है वो 1/7 होता है, ठीक है। ये याद हो जाएंगे, अभी साथ साथ में क्वेश्चन के साथ साथ में भी याद हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो देयर आर 3 क्वांटिटीज ए बी सी, 3 क्वांटिटीज हैं, हमने ले लिया ए बी सी, ये 3 क्वांटिटीज है हमारे पास, ठीक है। B is 16 2/3% लेस देन A, B जो है कितना लेस है A से, 16 2/3, यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरा B है, अगर मैं ये बोलूं ये मेरा B है, तो 16 2/3% जो A है, B is 16 2/3% लेस देन A से कम है, तो ये A है। तो A अगर मेरा 6 है, मैंने ये बोल दिया A मेरा 6 है, तो B कितना होगा, 1 कम होगा उससे, तो 5 होगा। क्यों, क्योंकि 16 2/3 1/6 होता है और वो बोल रहा है कि B जो है 16 2/3% लेस है A से, तो A अगर 6 है तो वो कितना होगा, 1 कम होगा, यानी कि 5 होगा। पर ऐसे अगर हम करेंगे तो फिर तो हमारा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि C तो यहाँ के रेफरेंस में है ना, एक का रेफरेंस 6 से, एक का रेफरेंस 7 से, तो गड़बड़ है। तो हमें फ्रैक्शन को सेम बनाना पड़ेगा, तभी तो हम रेफरेंस सेम ले पाएंगे, राइट। नेक्स्ट देखो, उससे समझ में आएगा, C is 14 2/% मोर देन B, नेक्स्ट का रेफरेंस ये, अगर ये B है, ठीक है, तो C उससे 1 ज्यादा है, तो C मेरा यहाँ पे कितना आएगा, C मेरा आ जाएगा 8, बहुत सिंपल सी बात है। A मेरा यहाँ पे क्या है, 6 है, तो यहाँ पे मेरा B कितना आ जाएगा, B आ जाएगा 5। ये 2 डिफरेंट पार्ट्स है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, गड़बड़ है, राइट। गड़बड़ नहीं है, सेम कर देंगे, यही मैं आपको बोल रही हूँ कि रेफरेंस अलग है, अब हम सेम रेफरेंस में लेके आएंगे। पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट से ऐसे लिख दो, 16 2/3% मतलब 1/6, फिर उसने बोला B is 16 2/3% लेस देन A, तो A 6 है, तो वो 1 लेस, B क्या है, 1 लेस है, 1 लेस है मतलब 5 हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट है 14 2/7, C is 14 2/7% मोर देन B, B से ज्यादा है, तो 14 2/7% 1/7 होता है, तो यानी कि B 7 है, तो C उसमें 7 में 1 ऐड करेंगे ना, तो C कितना हो गया, 8 हो गया। अब भाई अगर मैं यहां से रेशो देखूं तो 6 और B, A और B का रेशो आ रहा है 6:5, राइट। और यहां से रेशो देखूं तो B और C का रेशो आ रहा है 7:8, पर इन दोनों को सेम बनाना बहुत जरूरी है। सेम बनाने के लिए मुझे इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो सेम होगा। अब इसको 7 से किया है तो इसको भी 7 से करना पड़ेगा, इसको 5 से किया है तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हमारा A रेशो B रेशो C कितना आएगा, 7 6 जा, ठीक है, 42 रेशो, 7 5 जा 35 रेशो, और 8 5 जा 40। ABC का रेशो आ गया 42 रेशो 35 रेशो 40, ठीक है।
पूछ रहा है व्हाट परसेंट, बाय व्हाट परसेंट इज ए मोर देन सी। ए सी से कितना ज्यादा है भाई, ए सी से 2 ज्यादा है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 42 है, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो बाय व्हाट परसेंट वो पूछ रहा है, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे 2 ज्यादा है, कितने रेफरेंस से, 40 के रेफरेंस से, इनटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए जो क्वेश्चन में पूछा है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 1/20 आएगा, 1/20 कितना होता है 5% होता है, तो यहाँ पे हमारा 5% जो है इज द करेक्ट आंसर। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करने हैं। अगर आप इसको फ्रैक्शन में बदल देते हो क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाता है। और ये जो चीज हम कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली चीज बहुत कॉमन है, रेशियो प्रोपोर्शन में ही हम रिपीट करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन जब पढ़ेंगे तब फिर से पढ़ेंगे, ठीक है, कि ये कैसे चेंज किया जाता है। अभी के लिए नॉर्मली बेसिक तरीके से आप याद कर सकते हैं। नहीं समझ में आया ये तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, मुझे b को सेम बनाना है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है और इसको 7 से, इस ये 35 हो जाएगा तो इसको भी ये कितना हो जाएगा 40, और ये आपका 35 हो जाएगा तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 42। ऐसे मेंटली भी सोच सकते हो। और ये तो कॉन्सेप्चुअल मेथड है रेशियो प्रोपोर्शन का चेंज करने का। चलिए अब हम बात करते हैं द नेक्स्ट टाइप विच इज स्कूल एग्जामिनेशन एंड जो नंबर ऑफ बॉयज गर्ल्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उनकी। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आप लोगों की स्क्रीन पे है, आप देखिए और ट्राई कीजिए। तो 5 क्वेश्चन हमारे हो गए, सोल्यूशन 6। सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन है, ये नंबर नहीं लिख रही, सीधा लिख रही हूँ। देखिए, इन एन एग्जामिनेशन रामू राजू सिक्योर्ड 783 मार्क्स एंड 684 मार्क्स रिस्पेक्टिवली। तो एक हमारा रामू है और एक हमारे राजू है, ठीक है। इन्होंने कितने मार्क्स आए, इनके 783 और इसके कितने हैं 684, ठीक है, रिस्पेक्टिव। इफ रामू सिक्योर्ड 87% मार्क्स और इनका बोला ये 87% मार्क्स हैं, देन द परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय राजू कितना होगा। तो भाई आपको ये पता चल गया कि ये 783 जो है 87 100 का कितना होता है, आप ये बताओ। 87 बहुत नॉर्मल सी बात है, 87 100 का कितना होता है 87 होता है। 87% का मतलब क्या है, 87% ऑफ सम नंबर इज 783, ये लिखा हुआ है। और तो क्या लिखा हुआ है कि कोई नंबर है, ये नंबर क्या है, टोटल नंबर आपने क्या मान लिया, टोटल नंबर आपने मान लिया x, कि मैक्सिमम मार्क्स आपके x हैं, तो x का 87% आया है, परसेंटेज में ये दिया है, नंबर यहां दे दिए, तो टोटल में से 87% निकालेंगे तो ऐसा होगा टोटल इंटू 87/100 विच इज गिवन इक्वल टू 783। तो यहां से आपका x आ गया भाई 783 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 87। तो यहां से आप बहुत इजीली कर सकते हैं, कितने से जाएगा, ये 9 से चला जाएगा, राइट। 8 9 जा 87 9 जा कितना आ गया आपका 783। तो यहां से टोटल नंबर आपका कितना आ गया 900, यानी कि मैक्सिमम पेपर कितने मार्क्स का था 900 मार्क्स का। उसने पूछा 684 बताओ, 684 कितना परसेंट है 900 का इंटू 100। तो ये हमने यहां से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 8 7 and 6 76% which is B option, right। so बहुत ही आसान है। अगर हम 100 के रेफरेंस में 87% बोलते हैं तो 783 900 के रेफरेंस में आ रहा है। तो कैसे निकाला हमने, इक्वल करके हमने मान लिया कि हमारे टोटल मार्क्स कितने, हमारा टोटल नंबर कितना है x, तो x का 87%। तो ये एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल मेथड से हम जा रहे हैं। कोई इसमें अगर आप ट्रिक लगाना चाहोगे 87% को भी फ्रैक्शन में सोचोगे तो नहीं कर सकते, इतने फ्रैक्शन हम नहीं सोच सकते ना, एक इंसान है अपने भी, तो एक लिमिटेड फ्रैक्शंस जो सबसे ज्यादा आते हैं वो क्या, अब नहीं मैम मेरे को तो 87 को भी फ्रैक्शन में बदल के याद करना है, नहीं करने की जरूरत, ठीक है। तो ये आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन है। अब आप बोलोगे मैम आपको कैसे इतनी जल्दी सिंप्लीफिकेशन नहीं होता, जल्दी से करने के लिए आप सोचो, आप जल्दी सोचने के लिए 87 का टेबल आता है क्या मैम आपको कि 87 9 ही होता है, तो टेबल की भी जरूरत नहीं है भाई,
मुझे पता है कि 7 के यूनिट डिजिट में 3 कहाँ आता है, तो 9 पे आता है। 7 9 63 होता है, तब यूनिट डिजिट पे 3 आता है। तो 87 9 जा सकता है, क्योंकि 870 तो 10 पे जाएगा, नियरेस्ट है। तो इस तरीके से मेंटली आप सोचेंगे तो अपने आप सिंप्लीफिकेशन इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन रमेश secured 574 marks and रेखा secured 76% of the total marks। तो एक के पिछली बार दोनों के नंबर दिए थे, इस बार एक के नंबर एक के परसेंटेज दे दिए। तो एक है रमेश, एक है रेखा। ठीक है, तो रमेश के आए हैं 574 मार्क्स और रेखा के आए हैं 76% मार्क्स। ठीक है, इफ रमेश सिक्योर्ड 82%, अब इसका दे दिया 82% है, तो बात खत्म। तो पूछ रहा है ऑफ द टोटल मार्क्स द डिफरेंस इन देयर मार्क्स, इनके मार्क्स, इसके मार्क्स निकालने हैं। बस मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, 82 डिवाइडेड बाय 100 इनटू टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 574। इसकी इक्वेशन से तो यही पता चल रहा है ना, टोटल के 82% 574 है। अब आप ये सोचो कि मैम मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो कैसे करूं, मतलब 82 2 के एंड में, राइट, 10 कितना होगा, 820, राइट, 10 होगा। तो ये क्या है, नियरेस्ट टू 5 से तो ज्यादा है, राइट, 5 ऐसे सोचा करो। 2 9 18 होता है, तो 8 यूनिट डिजिट आनी चाहिए। 2 2 4 होता है, तो आप बोलोगे मैम 82 2 कट रहा होगा, नहीं, मैं आपको सिंप्लीफिकेशन सिखा रही हूँ यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे 2 3 6 होता है, तो 6 यूनिट डिजिट होनी चाहिए थी। तो 82 3 भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 6 यूनिट डिजिट आती। 82 4 2 8 होता है, तो यहाँ पे 8 होता है, तो 4 भी नहीं होगा। 5 पे 0 आना चाहिए था, 0 भी नहीं है। 6 पे 6 2 12 2 आना चाहिए था, नहीं है। 7 पे 14 आता है, 4 है, यानी कि 7 से कट रहा हो सकता। तो ऐसे सोचना होता है। इतना मैंने आपको एक एक नंबर करके दिखाया, आपको एक एक नंबर करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा ये सोचो 82 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये जो है यूनिट डिजिट 4 आए। तो 4 आने के लिए 2 से क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, पर ये 2 से बहुत छोटा रह जाएगा, 5 की लाइन में नहीं जाएगा, राइट, 164 पे खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है 7, तो 7 से करेंगे तो 574 आएगा। तो ये आपका कितना आ गया, यहां से आपके टोटल मार्क्स कितने आ गए, 700। अब बात ही खत्म, 76% आए हैं। 76% ऑफ 700 कितना होगा, 7 से मल्टीप्लाई करना है, 2 7 7 49 एंड 532, राइट। तो 76 इंटू 7, तो आप डायरेक्टली 7 6 42, 2 4 कैरी, 7 7 49 एंड 4 53, 532। इसके मार्क्स हैं 574 और इसके हैं 532। डिफरेंस आपसे पूछा है क्वेश्चन के अंदर एंड द डिफरेंस इज 42। ठीक है, तो आई थिंक गाइस ये सब लोगों को क्लियर है। मैं ये बहुत आराम से करा रही हूँ, इस स्पीड पे नहीं करना। मैं जो आपको ट्रिक्स साथ साथ में बता रही हूँ सोचने की, वो आपको मेंटली करना है, लिखना नहीं है इतना, ये समझाने के लिए लिख रही हूँ। ठीक है, खुद से जब करोगे मेंटली करना है क्वेश्चन को कि ये किससे ज्यादा, तो यहीं पे चेक कर लो 82% किस 574 की लाइन में कहाँ आ रहा होगा, 70 पे आ रहा होगा, तो 70% है इसका। ऐसे मेंटली सोचो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज 5:3। चलो भाई पॉज करके पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, पॉज कर लेना वीडियो, ठीक है, मैं क्वेश्चंस करवा रही हूँ। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज, एक बॉय और गर्ल का जो रेशियो है 5:3 है। 20% of the boys and 60% of the girls has passed in the first class. What percentage of the class has passed in the first class? भाई उसने बोला 20%, ठीक है, 20% of the boys and 60% of the girls, ठीक है, passed in the exam. फर्स्ट से पास हुए, तो पहले तो हम इसको क्या करते हैं 20% और 60% के रिस्पेक्ट में चेंज कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 5 है, यहाँ पे 3 है, तो हम टोटल मान लेते हैं 8 है। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 8। अगर ये 5 है, ये 3 है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 8। 8 का 20%, 8 का 60% आप निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने फर्स्ट पर्सन से पास हुए। तो एक तरीका तो ये है, पर उसमें क्या होता है कि ये 8 का 20% निकालोगे तो सुंदर आएगा,
राइट। पर 60% और 8 का 60% निकालोगे तो जरूरी नहीं है सुंदर आए या नहीं है, तो इसलिए आपको कॉमन, हमेशा कॉमन रेफरेंस लेना जरूरी है ताकि आपका नंबर हमेशा क्या है, सुंदर है। तो ऑब्वियसली 20% कितना होता है, फ्रैक्शन में लिख लो, ठीक है। 20% आपका होता है 1/5, राइट। तो अगर 5 है तो 1, राइट। तो ये 5 है तो 5 में से कितने फर्स्ट ग्रेड लाए हैं, 1, अगर 5 है तो, राइट। और 60% कितना होता है, 60 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल्स टू 3/5, राइट। पर यहाँ पे 5 नहीं, अगर 5 गर्ल्स हैं तो 3 फर्स्ट लाई हैं, 5 बॉयज हैं तो 1 फर्स्ट क्लास लाया, ये इसका मतलब है 20% एंड 60% का। पर यहाँ पे 5 था तो 5 में से 1 हम सिलेक्ट कर लिए, पर यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, दोनों में सेम नहीं है, इसलिए ये मेथड यहाँ पे नहीं यूज हो सकता। जनरली हम परसेंटेज में अभी वही कर रहे थे जब मैं आपको रेफरेंस करा रही थी, बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, पर इस केस में ऐसे नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, तो कॉन्सेप्चुअल मेथड से जाने के लिए सिंपल सी बात है, ये 5 है, ये 3 है, ये रेशो दिया, कुछ बच्चों ने ऐसे किया होगा, ऐसे अटके होंगे, तो क्या कर सकते हो, इसको लो 5x, इसको लो 3x, ठीक है। तो ये कितना आ गया, टोटल आपका 8x स्टूडेंट्स आ गए। हमें 20% के केस में लेके आना है, ठीक है, 20% और 60% निकालना है, तो इसका 5% का 20% कितना होगा, 20% ऑफ 5x कितना आ जाएगा, ये 5 आएगा तो ये कितना आ जाएगा, कैंसिल होके x आ जाएगा, तो x बॉयज एंड 60% ऑफ दिस 3x, तो ये आपका आ गया 3/5 विच इज 9/5x, और इन दोनों का सम 9/5x प्लस x, टोटल में से ये फर्स्ट, ये कितने हो गए जो फर्स्ट क्लास आए हैं, ये क्या हो गए गर्ल्स, ये क्या हो गए बॉयज जो फर्स्ट क्लास में है, टोटल बच्चे कितने हमारे पास 8x और इंटू 100, तो ये हमारा कितना आ गया परसेंटेज, तो ये कितना आएगा 9 और 5 14, x तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 14/5 इंटू 8 इंटू 100, सो ये सिंप्लीफाई कर लीजिए, 7 4 ये 20 आ गया, ये आ गया 5 विच इज इक्वल्स टू 35%, दिस इज 35%, राइट। तो आप ऐसे कर सकते हैं, फाइन, क्योंकि हमें टोटल नहीं पता ना भाई, टोटल हमें पहले से पता होता तो हम लोग क्या है उसी के रिस्पेक्ट में बॉयज और गर्ल्स निकाल के ज्यादा आसानी से कर सकते थे। अभी इस केस में तो आप ऐसे करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। क्या करो, बॉयज और गर्ल्स का रेशो दिया 5x 3x मान लो, सुंदर बनाना चाहते हो तो आप इसको 10:6 भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपका 6 के रेफरेंस में आ जाएगा, 10 और 6 16 टोटल हो जाएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हैं ताकि आपका वही 20% और 60% निकालना आसान हो जाए। ये करने के लिए आप लोग कोई भी डिफरेंट फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, पर द बेसिक कॉन्सेप्चुअल मेथड इज दिस कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो ये था, टोटल बच्चे हमारे इतने हो गए, ठीक है। फर्स्ट क्लास से पास होने वाले बॉयज कितने हैं 20%, तो 5x का 20% x है, और फर्स्ट क्लास से पास होने वाली गर्ल्स है 60%, तो 3x का 60% 9/5x है, तो इन दोनों का सम हो गया 14/5x डिवाइडेड बाय टोटल बच्चे कितने 8x इंटू 100, परसेंटेज आ गया हमारा 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ 55% ऑफ द टीचर्स इन अ स्कूल आर जेंट्स एंड द नंबर ऑफ लेडी टीचर्स इन द स्कूल इज 90, देखिए 55% ऑफ द टीचर्स इन अ स्कूल आर जेंट्स एंड द नंबर ऑफ लेडी टीचर्स आर इन स्कूल, तो जेंट्स टीचर लिख लेते हैं और लेडी टीचर लिख लेते हैं। लेडी टीचर 90 दी हुई हैं और 55% जेंट्स हैं, तो अब भाई अगर 55% जेंट्स हैं तो लेडीज कितनी होंगी 45%, यही है ना, ऑब्वियसली बात है। आप ऐसे, यही सेम क्वेश्चन मैंने दूसरे मेथड से कराया था पहले, अभी मैं ऐसे करवा रही हूँ कि भाई ये 55% है तो 45% होगा। देन द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स पूछा है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी बात है कि 55% जेंट्स हैं तो 45% लेडीज होंगी, और लेडीज 90 दी हुई हैं, तो 45% ऑफ द टोटल स्टाफ इज इक्वल्स टू 90। टोटल स्टाफ का 45% वुमन है, तो यहां से आ गया 2, तो टोटल स्टाफ कितना आ गया आपका 200, एज सिंपल एज दैट, राइट।
तो इसमें अगर आप ये सोचोगे कि मुझे यहाँ पे कुछ दिया जाए, जो पहले क्वेश्चन दिया था उसमें क्या था, यहाँ पे 55% के साथ में मैंने कुछ दिया था, एक नंबर दिया था कि भाई इतना जेंट्स है, तो आप ये लिख रहे थे 55% ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू इतना, राइट। पर इस केस में दिया नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये 55 है तो ये 45 है और इसका दिया हुआ है तो यहां से कर लिया हमने, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है पर थोड़ा सा वैल्यू डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन स्कूल X द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन दैट ऑफ गर्ल्स बाय 40%। देखिए इन स्कूल X, एक X स्कूल है, द नंबर ऑफ बॉयज इज मोर देन दैट ऑफ द गर्ल्स बाय 40%। एक X स्कूल ले लिया, एक Y स्कूल ले लिया, ठीक है। X स्कूल के अंदर मान लो कि बॉयज ज्यादा हैं, राइट, 40% ज्यादा है, ये बॉयज हैं और ये गर्ल्स हैं, इसमें ये बॉयज हैं ये गर्ल्स हैं, तो इसमें हमने ये मान लिया कि गर्ल्स जो हैं 10x हैं, X स्कूल में गर्ल्स 10x हैं, तो बॉयज 40% ज्यादा हैं, तो मतलब 4 ज्यादा हुए, 10 का 40% कितना होता है 4, तो ये कितने हो गए 14x, राइट। अब यहाँ पे बोल रहा है नेक्स्ट, इन स्कूल Y द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन, गर्ल्स ज्यादा है, तो यहाँ पे मैंने बॉयज 10y मान लिए, ठीक है, और गर्ल्स कितनी ज्यादा है, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन ऑफ द बॉयज बाय 50%, तो ये कितनी हो गई 15y हो गई, गर्ल्स कितनी हो गई 15y। तो हमें पता चल गया एक्स स्कूल में कितने कितने बॉयज कितने कितने गर्ल्स हैं। इफ 50% बॉयज इन X स्कूल इज इक्वल्स टू X स्कूल का 50%, चलो क्वेश्चन में जो बोला है X स्कूल का 50% निकालो, बॉयज का 50%, तो कितना आएगा 7x आएगा, आधा, राइट। इफ 50% ऑफ द बॉयज इन द स्कूल X इज इक्वल टू 70% ऑफ द गर्ल्स, इसका 70%, 70 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15y, ये इसके 70% से इक्वल है, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन X एंड Y, रेशियो तो X और Y का रेशियो निकालना है, ठीक है। चलिए तो ये 7x आपको यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली समझ में आ गया है। क्वेश्चन हमारा ये हो गया कि 7x जो है इक्वल आ गया, ये 0 से 0 कैंसिल कर दी मैंने, ये 3 आ गया, सिंप्लीफाई कर रही हूँ, ये आ गया 2, 7 3 21 डिवाइडेड बाय 2, y से इक्वल है। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x रेशो y हमारा 3/2 आ गया, राइट। x रेशो y हमारा यहाँ पे कितना आ गया 3/2। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन X एंड Y, भाई यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स X में टोटल स्टूडेंट्स कितने आए 24x, और यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स कितने आए 25y। तो इसने पूछा है रेशियो बताओ, रेशियो बताओ टोटल स्टूडेंट्स का X डिवाइडेड बाय Y स्कूल में, तो टोटल स्टूडेंट्स हैं 24x उधर और इधर स्टूडेंट्स हैं 25y, और यहां से 24/25 x रेशो y हमारा कितना आया हुआ है, x रेशो y हमारा आया हुआ है 3/2, तो ये आ गया 12 और 12 3 36/25, ये हमारा रेशो आ गया। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सो आई थिंक ये क्वेश्चन सब लोगों को समझ में आ गया है। जैसे जैसे सेंटेंस बोल रहा था वैसे वैसे करते जाओ। मैंने आपके सामने एक एक लाइन पढ़ी, एक एक चीज लिखी और उसको कंपेयर कर दिया, इक्वल कर दिया, फिर हमने रेशो निकाल दिया, राइट। तो कुछ नया हमने नहीं किया इसमें, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बिल्कुल वैसा करना है। सो आई थिंक गाइज ये दोनों टाइप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए हैं कि कैसे करने होते हैं। अब हम ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं देखेंगे। ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर वाले, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे। ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन के अंदर तो ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं वो रेक्टेंगल स्क्वायर पे बेस्ड आते हैं। तो हम लोग जो है यहाँ पे देख सकते हो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है, वेयर एज इट्स ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 10%। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंट परसेंटेज चेंज इन द एरिया। तो आप लोगों को ऐसे केस में क्या करना है कि सबसे पहले लेंथ को ले लो 10L, ठीक है, ब्रेड्थ को ले लिया 10B, तो एरिया कितना हो गया 100LB। यही होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब उसने बोला जैसे बोला वैसे इंक्रीज कर दो। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10%, भाई इसमें 10% का इंक्रीमेंट करना है,
तो 10L का 10% 1 होता है, 10% इंक्रीमेंट होगा तो कितना हो जाएगा 11L। 10 का 10% 1 है, हम 10 में 1 ऐड करेंगे 11 हो जाएगा। ब्रेड्थ में बोला 10% का डिक्रीमेंट कर दो, यानी कि -10% कर दो, यानी कि 10 का 10% 1 होता है, 1 कम कर देंगे तो आ जाएगा 9B। तो भाई इस केस के अंदर एरिया ये था, अब एरिया कितना आ गया 11L इंटू 9B विच इज 99LB। पहले एरिया ये था, अब ये था, अब हम ऑब्वियसली ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो हम क्या निकालेंगे परसेंट डिक्रीज निकालेंगे, क्योंकि 100 से 99 आ गया। कितना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है हमारा -LB, ठीक है। और था कितना, था हमारा, ये माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, माइनस लगाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने डिक्रीज ऑलरेडी ले रखा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कितना डिक्रीज हुआ है LB। था कितना, इनिशियल लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं पहले वाला था 100LB, इनटू परसेंटेज निकालने के लिए 100 करेंगे तो यहां से आ जाएगा 1%। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक ये सबको क्लियर है कि ये ज्योमेट्री बेस्ड परसेंटेज के क्वेश्चंस कैसे आएंगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाय व्हाट परसेंट विल द एरिया ऑफ अ स्क्वायर चेंज इफ इट्स साइड इज इंक्रीज बाय 10%। देखो इसने बोला बाय व्हाट परसेंट विल द एरिया ऑफ स्क्वायर चेंज, स्क्वायर का एरिया के लिए स्क्वायर की साइड ले लो 10 है, तो इसका एरिया कितना था, यहाँ पे लिख लो एरिया हो जाएगा 100A स्क्वायर, ये हो जाएगा साइड इंटू साइड, ठीक है। अब इससे बोला बाय व्हाट परसेंट विल द एरिया ऑफ द स्क्वायर चेंज इफ इट्स साइड इंक्रीज बाय 10%। इसने बोला साइड को 10% इंक्रीज करो, तो मैंने साइड को 10% इंक्रीज किया, 10 का 10% 1 होता है, इंक्रीज किया 11A हो गई। अगर 11A हो गई तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 121A स्क्वायर। भाई 11 का स्क्वायर करोगे 121, A का करोगे A स्क्वायर। अब चेंज कितना हुआ है, परसेंटेज इंक्रीज हुआ है, ऑब्वियसली बात है इंक्रीज हुआ है, 100 से 121 पहुंच गया, तो इंक्रीज कितना हुआ 21A स्क्वायर, था कितना 100A स्क्वायर इंटू 100, तो यहाँ से परसेंटेज कितना आया आपका, ये कैंसिल हो गया, परसेंटेज आया 21%। क्या है, इंक्रीज है, 100 से बड़ा है तो इंक्रीज है, पहले कम हुआ था 100 से 99 हुआ था तो डिक्रीज था। तो ये A स्क्वायर लगाने की भी जरूरत नहीं होती, ठीक है। अब A स्क्वायर लगाने की क्यों नहीं जरूरत होती, क्योंकि एनी हाउ लास्ट में आप परसेंटेज निकालोगे तो रेशो में कैंसिल हो जाता है, समझाने के लिए लिखा है, वरना जनरली आप ऐसे ले सकते हो 10 ये 11 ये 100 121, और उसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, 100 से 121 जा रहा है मतलब 21% का इंक्रीज है, ये समझाने के लिए लिखती हूँ, इतनी कैलकुलेशन एग्जाम में करनी नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सीधा 21% का हाइक है तो 21% इंक्रीज आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द साइड ऑफ स्क्वायर ABCD इज 20% लॉन्गर देन द साइड ऑफ स्क्वायर PQRS। तो यहाँ पे क्या है, दो आप लोगों को स्क्वायर दिए हुए, मान लो एक स्क्वायर है PQRS मैंने यहाँ लिख दिया, दूसरा स्क्वायर है ABCD मैंने यहाँ लिख दिया। इसने बोला ABCD की जो स्क्वायर है 20% लॉन्गर है PQRS से, तो मैंने इसका मान लिया 10 है, PQRS का मान लिया 10 है, तो भाई इसका कितना ज्यादा है इससे 20%, तो भाई ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा 10% का 10 का 10% 1 होता है, तो 20% 2 होता है, तो 2 ऐड कर देंगे तो इसका कितना हो जाएगा 12 है। इसकी जो साइड है ABCD की PQRS से 20% ज्यादा है। सब बच्चे वीडियो पॉज करके एक बार खुद से सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, कहने को ये 2 घंटे की रिकॉर्डिंग है, पर आप लोगों को 2.5 घंटा तो कम से कम लगना चाहिए, क्योंकि हर क्वेश्चन खुद भी तो सॉल्व करोगे आप, राइट। तो आगे बात करते हैं, ये तो साइड की बात हो गई, किसकी बात हो रही है, साइड की, कि इसकी साइड 10 है तो इसकी 12 होगी। अब एरिया की बात करते हैं, अगर इसकी 10 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 100A स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 144A स्क्वायर, राइट। तो अभी पूछा बाय व्हाट परसेंट इज द एरिया ऑफ ABCD मोर देन PQRS। ABCD का एरिया इससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, +44, 44 ज्यादा है ना, 44A स्क्वायर ज्यादा है, तो आपका परसेंटेज कितना आया, परसेंटेज कितना ज्यादा है 44A स्क्वायर। इन किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ये ध्यान देना है, ये बोल रहा है किसके रिस्पेक्ट में, PQRS से कितना ज्यादा है। भाई ABCD का एरिया PQRS से कितना ज्यादा है, तो नीचे क्या लिखेंगे PQRS,
PQRS के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, PQRS का ये है, तो यहाँ से डायरेक्टली कितना आ गया, 44% ज्यादा है। तो यहाँ से आप डायरेक्टली मार्क कर देंगे D इज द करेक्ट आंसर, 44% ज्यादा है। जो लास्ट में लिखा हुआ है, जिसका रेफरेंस दिया है कि PQRS से कितना ज्यादा है, तो नीचे हम वही लगाते हैं, इस चीज का बस ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। If the area of rectangle is increased by 13% and its breadth is increased by 5%, then what is the percentage increase in the length? ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा। देखो क्योंकि यहाँ पे 13 और 5 है तो मैं 10 नहीं ले रही, ठीक है, 10 मत लो, अब 100 ले लो, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा पर इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, राइट। सो अब हम क्या लेंगे यहाँ पे 100, तो 100 लेंगे तो 13% कितना होगा, 113 होता है, राइट। तो इजी हो जाता है थोड़ा करना। तो चलिए, इसने बोला इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले लेंथ और ब्रेड्थ की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं इसकी लेंथ थी 100L रेक्टेंगल की, ब्रेड्थ थी 100B, तो एरिया कितना होगा 10,000 LB, यही होगा। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ये एरिया है। अब उससे बोला इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 13%, कितना इंक्रीज किया, एरिया बढ़ा, 13% इंक्रीज कर दिया एरिया। बेस का 13% कितना होगा 1300, भाई निकाल लो, नहीं आता निकालना तो निकाल लो, डायरेक्टली निकाल सकते हो। 13% ऑफ 10,000 कितना होगा 1300, डायरेक्टली भी आ जाता है। तो हम 1300 बढ़ गया, ये इसने बोला इंक्रीज हुआ है 13%, तो ये 13% बढ़ गया। तो 10,000 तो पहले ही था, 13% ये ऐड हो गया, 1300 ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा 11300। अब नया एरिया ये हो गया LB, पहले एरिया ये था, अब एरिया ये हो गया। ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 5%, 100 का 5% 5 होता है, तो अब ब्रेड्थ कितनी होगी 105B, यही हुई ना भाई। अब इसने लेंथ पूछी है, दैट व्हाट इज द परसेंट चेंज इन द लेंथ, लेंथ में कितना चेंज हुआ। तो हम मान लेते हैं नई लेंथ हमारी क्या है L' है, तो आपको पता है कि L' कैसे आएगा, ये एरिया अपॉन ब्रेड्थ, एरिया अपॉन ब्रेड्थ लेंथ होती है, ये ब्रेड्थ है 105B, B से B कैंसिल, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये कितना आ रहा है, चेक करिए, ये आ रहा है 107.6 L, 107.6 आ रहा है, राइट। 11300 को 105 से डिवाइड करेंगे, कितना आ रहा है 107.6। तो अप्रोक्सीमेटली अब ये लेंथ हमारी L' आ गई, पहले लेंथ कितनी थी 100, अब कितनी होगी 107.6, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी बढ़ी है 7.6 बढ़ी है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 8% हमारी बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, अप्रोक्सीमेटली पूछा है तो 7.6, 4.5 से ज्यादा तो 8 की तरफ जाएगा, तो 8% हमारा जो है इंक्रीमेंट है। सो यहां से कैसे पता चला भाई, पहले 100 थी अब 107 है, तो कितनी बढ़ी है 7.6 ही तो बढ़ी है। 100 डिवाइड बाय 100, पहले 100 रेफरेंस लिया हुआ है, तो 100 से जितना ज्यादा उतना 100 परसेंटेज उतना ज्यादा कम। अगर 96 होता तो 4% डिक्रीज होता, 107 है तो 7% इंक्रीज है। 100 के रिस्पेक्ट में हमें देखना है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट में क्या है कि आर्टिकल्स को बेचना, प्राइस, कॉस्ट, थोड़ा बहुत प्रॉफिट लॉस के कोरली क्वेश्चन तो प्रॉफिट लॉस में हम देखेंगे। इसमें क्या है, इसमें आप लोगों का जो है परसेंटेज रिलेटेड ही है। हमको सिर्फ आर्टिकल का प्राइस कितना बढ़ गया, कितना कम हो गया, कितना मतलब सेलिंग कॉस्ट प्राइस एमपी, ये सब की डिस्कशन नहीं होता परसेंटेज में जब आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है। आर्टिकल का खुद का प्राइस कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, आप रीड कीजिए और एक बार ट्राई कीजिए। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 10%, 15% एंड 20% in 3 consecutive weeks
ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज फॉर द 3 वीक्स। तो आपको क्या करना है, खुद से आपको निकालना है कि अप्रोक्सीमेट अगर मैं इसको ऐसे इंक्रीज करूं तो कितना इंक्रीज होगा। तो बेटा देखो, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि 100 के अंदर, मैं आपको बोलूं 100 के अंदर 10% इंक्रीज करो, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 110 डिवाइडेड बाय 100, है ना। मैं बोलूंगी 100 में 10% डिक्रीज करो, तो क्या करेंगे, 90 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं बोलूं 100 में 13% इंक्रीज करो, तो 113 डिवाइडेड बाय 100 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 13% डिक्रीज करो, तो 100 इंटू 100 में से 13 माइनस करोगे, 87 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब आपको कोई नंबर है, उसको बढ़ाना या घटाना है, कितना परसेंट घटाना है, कितना परसेंट बढ़ाना है, कम करना है, इंक्रीज करना है, वो डिपेंड, वो जो नंबर दिया होता है वो 100 में ऐड करके डिवाइड बाय 100 यही करते हैं। बढ़ाना है तो, घटाना है तो 100 में से वो माइनस करके डिवाइड बाय 100। तो ये तो बहुत नॉर्मल सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम देखते भी आ रहे हैं, परसेंटेज में यही करते रहना है। तो आप बस यही करो, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो 100 ले लो ताकि रेफरेंस आसान हो जाए। 100 क्यों लेते हैं, क्योंकि लास्ट में हमें शुरू वाले से ही देखना होता है, इनिशियल से। इनिशियल 100 है और हमारा आंसर 113 आया है मान लो, तो इंक्रीज हुआ है, और कितना इंक्रीज हुआ है, 13, तो 13% डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो, राइट। आपको वो परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम 100 का रेफरेंस लेते हैं। इसने बोला प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 10, 15, 20%, 3 कॉन्सेक्यूटिव वीक में प्राइस बढ़े। तो ऐसे केस में क्या होता है बेटा कि आप सीधा लेट द प्राइस, पहले ही ले लो, लेट द प्राइस बी 100। अब पहले वीक में 100 तो प्राइस था, पहले वीक में 10% बढ़ा, तो इसमें 110 डिवाइडेड बाय 100 कर दिया। अब हमारी नई वैल्यू ये हो गई है, तो अब फर्स्ट वीक की वैल्यू ये हो गई। अब इस वैल्यू का भी 15% बन गया, तो इस पूरी वैल्यू का 15% बढ़ा, तो 115 डिवाइडेड बाय 100। अब ये पूरी नई वैल्यू आ गई है, अब इस पूरी नई वैल्यू को 20% और इंक्रीज कर दिया, तो 120 डिवाइडेड बाय 100 ये कर दिया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा फाइनल वैल्यू आ जाएगा। हमें सिर्फ फाइनल वैल्यू देखनी है। तो देख लो, ये 100 कैंसिल हो गया, राइट, ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया, दिस इज 2, दिस इज ये 5 से काटा मैंने तो 23, दिस इज इक्वल्स टू 6, ये 3, एक बार ये ले लो, नीचे 10 ही रखो, तो ये कितना आ गया, 23 इंटू 11 इंटू 23, तो ये आ जाएगा 253 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 10, so this is 9, 5 3s are 15, 1 759 by 10, तो ये कितना आ गया 75.9। ये कितना आया 75 एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कैलकुलेशन। नहीं, ये 11 इंटू 23 ये गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये तो डिक्रीज हो रहा है, इसने इंक्रीज पूछा है ना, तो यहाँ पे 11 इंटू 23 करेंगे तो ये आएगा, हाँ सही आ रहा है भाई, 253 आ रहा है, फाइन। और इंटू 3, 100 वैल्यू थी, 110 डिवाइडेड बाय ये 115 डिवाइडेड बाय 100, 120 डिवाइडेड बाय 100, ये बढ़ गए, ये 100 कैंसिल हो गया। एक बार फिर से कैलकुलेशन कर लेते हैं, आई थिंक मैं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रही हूँ कोई, तो इसमें से क्रॉस चेक करने की बजाय देखो, स्टार्टिंग में 100 था, 110 डिवाइडेड बाय 100, 115 डिवाइडेड बाय 100, 120 डिवाइडेड बाय 100, 3 कॉन्सिक्यूटिव में इस तरीके से बढ़े, बिल्कुल। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आ गया आपका 6/5, राइट, ये आ गया आपका 5 2s 3s 23, ये एक 0 कैंसिल हो गया, 6 है ऊपर, 3 नहीं आएगा, अब सही है। तो दिस इज 253 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 10। अब 6 3s 18, 1 कैरी, 6 5s 31, 3 कैरी, 6 2s 12,
151 डिवाइडेड, तो अब ये कितना आ गया 151.8। दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया था पहले। तो आई थिंक गाइस अब क्लियर है, कैलकुलेशन एरर थी, कोई दिक्कत नहीं। अब 151.8 आ गया, पहले कितना था 100 और अब कितना है 151.8। तो ये बढ़ा है कि घटा है? इसने इंक्रीज पूछा था ना, इससे मुझे 75 आ रहा था, तो वो तो डिक्रीज हो रहा है। पहले 100 था, 75 आता, डिक्रीज, तो क्वेश्चन गलत हो जाता, मतलब अपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे थे, तो उससे आइडिया लग गया। अभी 100 है, ये बढ़ गया तो कितना बढ़ा? पहले 100 था, कितना बढ़ा 51.8, तो उतना ही परसेंट है क्योंकि हमने रेफरेंस में ही 100 लिया हुआ है। तो 51.8 अप्रोक्सीमेटली कितना बढ़ा? 52% बना। तो जब भी कॉन्जिक्यूटिव आप लोग करते हो तो आपको ऐसे ही करना होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल करा देती हूँ इसमें। अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि एक आर्टिकल है, ठीक है, उसमें एक नोट, ऐसे कॉन्सेप्चुअली लिख देती हूँ नोट, एक आर्टिकल है जिसका प्राइस जो है एक्स था, इसका प्राइस क्या था? एक्स रुपीस था। फिर इसमें p% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर इसमें q% का इंक्रीमेंट हुआ, फिर इसमें मान लो r% का इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो फाइनल बताओ इसका प्राइस क्या होगा, ये पूछा है। कॉन्जिक्यूटिवली इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे? x इंटू 1 प्लस पी डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल प्राइस आ जाएगा। ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने यही तो किया है। यहाँ पे 10% बढ़ा तो 10, ये क्या लिखा हुआ है? ये मैंने ऐसे ही तो लिखा हुआ है 100 इंटू 1 प्लस 10 बाय 100 इंटू 1 प्लस 15 बाय 100। तो बेसिकली वही फॉर्मूला, ये जो अभी बताया वही लगाया हुआ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोग 1 प्लस 10 बाय 100 1 प्लस 15 बाय 100 और इंटू 1 प्लस 20 बाय 100। तो बेसिकली वो ये आएगा 110 अपॉन 100 115 अपॉन 100। ये हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए, ऐसे नहीं करने की जरूरत। पता होना चाहिए 10% बढ़ रहा है तो 110 अपॉन 100 होता है, ऐसे बार बार थोड़ी करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्मूला लगा दिया। अब मान लो इसी के अंदर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो इसी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक आर्टिकल है जिसका प्राइस है एक्स रुपीस, ठीक है। इसमें पहले p% का इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर q% का डिक्रीमेंट हो रहा है, फिर r% का फिर से इंक्रीमेंट हो रहा है। तो फाइनल प्राइस बताओ, ऐसा कुछ भी आ जाए, ठीक है। तो भाई इंक्रीमेंट पहले तो आप लिख लो कि प्राइस क्या था? x था। p% का इंक्रीमेंट मतलब 1 प्लस p अपॉन 100। अब q% का डिक्रीमेंट, ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। इस वैल्यू में q% का डिक्रीमेंट है तो 1 माइनस q अपॉन 100 लिख देंगे। अब ये हमारी नई वैल्यू है, इसमें r% का इंक्रीमेंट है तो हम 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 लिख देंगे। तो ये अब हमारा क्या हो गया? फाइनल प्राइस हो गया। तो कुछ नहीं करना, जब इंक्रीमेंट हो तो 1 प्लस करके लिख दो, जब डिक्रीमेंट हो तो 1 माइनस करके लिख दो। तो ये जो क्वेश्चन था इसमें तीनों इंक्रीज हो रहे थे तो हमने सब में प्लस प्लस लगाया, तो 110 115 120। अब मान लो यहाँ पे 20% का डिक्रीमेंट बोला होता माइनस, तो हम यहाँ पे क्या लिखते? 80 अपॉन 100 लिखते, राइट। तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट पे काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A reduction of 10%, देखिए, a reduction of 10% in the price of an article enables a dealer to purchase 25 articles more for rupees 45,000. What is the original price of the article? एक बार इसको खुद से ट्राई कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सारे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। एक जनरल सा समझा देती हूँ जो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो कुछ ट्रिकी पार्ट्स भी होते हैं पर एकदम से आप वो करोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अभी आप लोग जो है CUET की तैयारी कर रहे हो तो एक कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होता है ना उनमें थोड़ा अलग तरीके से भी कर सकते, मतलब अलग ट्रिक्स बताई जाती हैं। यहाँ पे क्या है, अभी आप कॉन्सेप्चुअली इस चीज को करके आए हो स्कूलिंग के अंदर, तो एकदम से वो ग्रैब करना, वैदिक मैथ्स ग्रैब करना इतना आसान नहीं होता। तो मैं आपको जो जनरल मेथड है और जो छोटा भी है
वो बता रही हूँ। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं जिसे आप कर सकते हैं। देखिए, अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ आर्टिकल इनेबल्स अ डीलर टू परचेज 25 आर्टिकल्स मोर। ये बोल रहे अपने क्या करते, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमने मान लिया कि भाई ओरिजिनल प्राइस क्या है आर्टिकल का, 10x है। ओरिजिनल प्राइस हम ले लेते हैं 10x है, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, 10x है और 10% का इसके अंदर रिडक्शन हुआ, तो अब न्यू प्राइस क्या हो गया आर्टिकल का, हमारा न्यू प्राइस आ गया 9x। कोई दिक्कत नहीं है। ओरिजिनल प्राइस 10x था, उसमें 10% का रिडक्शन हुआ है, प्राइस गिरा है, तो 10% कितना होता है 1, हमने 1 गिरा दिया, 9x आ गया। अब क्वेश्चन ये बोलता है ऐसा होने से एक डीलर 25 आर्टिकल ज्यादा खरीद पाया 45,000 रुपीज में, मतलब उसके पास 45,000 रुपीज थे, ये हमारा आदमी था, ठीक है, इसके पास 45,000 रुपीज थे, ठीक है। पहले ये वही आर्टिकल 10x रुपीज में खरीद रहा था और अब वो 9x रुपीज में खरीद रहा है। ऐसा करने पे वो 25 ज्यादा आर्टिकल खरीद पाया है, ठीक है, कम होने पे 25 ज्यादा आर्टिकल। तो क्वेश्चन ये है, तो हम ये देख लेते हैं कि पहले वो कितना खरीद पा रहा था। ये एक आर्टिकल की प्राइस है, ठीक है, ऑफ 1 आर्टिकल, ये 1 आर्टिकल की प्राइस है, तो 45,000 रुपीज में वो कितने आर्टिकल खरीद रहा था, डिवाइड बाय 10x कर दो, तो वो खरीद रहा था 4500 डिवाइडेड बाय x आर्टिकल खरीद रहा था। वैसे x लेने की जरूरत नहीं होती है, पर मैं करवा रही हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कितने खरीद पा रहा है, अब वो 45,000 रुपीज में डिवाइडेड बाय 9x, अब वो ये कैंसिल करोगे, दिस विल बी 5,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय x आर्टिकल खरीद पा रहा है। पहले वो इतने आर्टिकल खरीद पा रहा था, अब वो इतने आर्टिकल खरीद पा रहा है, 45,000 रुपीज, पैसे अभी भी उसके पास इतने ही है, पर अब ये ज्यादा खरीद पा रहा है ना भाई, ये ज्यादा खरीद पा रहा है ना, कितना ज्यादा खरीद पा रहा है, अब 5,000 डिवाइडेड बाय x, पहले खरीद पा रहा था 4500 डिवाइडेड बाय x, तो कितना ज्यादा 25, ये दिया हुआ है। अब इतने खरीद पा रहा है, पहले इतने खरीद पा रहा था, दोनों में डिफरेंस कितना है 25, तो यहाँ पे कितना है 500 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 25, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 20, x की वैल्यू जैसे ही 20 आई, हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या है, आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या है 10x, तो यहाँ से आ गया 10 इंटू 20, यानी कि एक आर्टिकल की प्राइस स्टार्टिंग में, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो ओरिजिनल प्राइस कितनी थी 200 रुपीज थी, हमने निकाल ली, हमें x की वैल्यू पता चल गई। तो ये तो एक ऐसा मेथड है जो हर 12th क्लास तक आप पढ़ के आए हो, तो हर बच्चे ने पढ़ा होगा, चाहे आप कोई भी बोर्ड से हो, राइट, तो ये सब पढ़ के आए हैं। ये कॉन्सेप्चुअल मेथड है और शॉर्टेस्ट है। मैंने यहाँ पे x लिखा, x लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे x भी नहीं लिखते, वो क्या करते हैं यहाँ पे डिवाइड बाय 10 करते हैं, तो ये 4500 आर्टिकल आ जाए, वो लेते 10 प्राइस था 9 प्राइस हो गया, फिर 4500 आर्टिकल खरीदे, अब उसने 500 आर्टिकल ज्यादा खरीदे, 5,000 खरीदे, तो 500 ज्यादा खरीदे, तो 500 आर्टिकल 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। 500 आर्टिकल्स कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 25 को, तो 1 कितने को करेगा, ऐसे निकाल के इंटू 10 कर देते, तो दिस इज द करेक्ट फॉर्म, राइट। बट आपको x से समझ में आता है तो आप x से कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस हम अभी परसेंटेज में कॉन्सेप्चुअली करो, प्रॉफिट लॉस के अंदर मैं आपको वैसे ही करवाऊंगी, ठीक है, कि हम लोग शॉर्टेस्ट x ले लेके नहीं करेंगे उसको। ये फिर भी क्या, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, एक्यूरेसी खराब हो जाती है, इसलिए मैं आपको कॉन्सेप्चुअली लेके जा रही हूँ। प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें हम लोग ऑब्वियसली साथ साथ में जो है स्पीड बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसमें इतने टफ क्वेश्चन आएंगे नहीं, उनमें टफ क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वी नीड टू इंक्रीज अ स्पीड ऑल्सो, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय p%, राइट, द क्वांटिटी ऑफ सेल्स डिक्रीज बाय 10%, बट सेल्स रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय 10%, तो आपको बताना है फाइंड p। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आप 3 चीजें लिख लो, एक तो है प्राइस, एक है सेल और एक है रेवेन्यू, है कि नहीं है।
रेवेन्यू क्या है भाई, प्राइस इनटू सेल। एक आर्टिकल का प्राइस 100 आर्टिकल सेल हुए तो टोटल रेवेन्यू आ गया हमारा, यही होता है। मैं एक चीज 10 रुपए में बेचती हूँ, मैंने 100 चीजें बेच दी तो 10 इंटू 100 तो मैंने 1000 रुपए का क्या वो रेवेन्यू है, काइंड ऑफ राइट। तो यहाँ पे व्हाट व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय p%, तो मैंने क्या किया, p% इंक्रीज हुआ है तो सबसे पहले मैं यूं मान लेती हूँ कि मेरा प्राइस 100 था, मैंने 100 चीजों को सेल किया तो मेरा रेवेन्यू कितना आएगा भाई 10,000, मैंने ये मान लिया। कर सकते हैं, परसेंटेज निकालनी है 100 के रेफरेंस में चलेंगे। मैंने मान लिया प्राइस 100 था, सेल 100 आर्टिकल किए, रेवेन्यू आया 10,000 का। अब वो बोल रहा है p% इंक्रीज हो गया भाई, प्राइस p% इंक्रीज हो गया तो 100 का p% कितना, 100 रुपीज था तो 100 ये रुपीज था, 100 रुपीज का p% कितना होगा p, तो अब नया प्राइस कितना आ गया, 100 प्लस p रुपीज आ गया, ये आ गया। एंड द क्वांटिटी ऑफ सेल्स डिक्रीज बाय 10%, ये डिक्रीज हो गई, पहले 100 आर्टिकल थे मान लो, तो अब 10% डिक्रीज हो गई तो 100 का 10% 90, तो अब उसने कितने बेचे, 90 आर्टिकल बेचे, यही हुआ। अब नया रेवेन्यू कितना आया, नया रेवेन्यू आया 100 प्लस p इंटू 90, ये नया रेवेन्यू आया, राइट ठीक है। बट सेल रेवेन्यू इंक्रीजेस बाय, पर ये बोल रहा है कि when the price of an article is increased by p%, the quantity of sale decrease by 10%, but sales revenue increases by 10%, कि सेल की रेवेन्यू 10% इंक्रीज हुई है। ये तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके निकाला, इसको इससे मल्टीप्लाई करके निकाल दिया ये, है ना। पर इसने ये भी बोला है कि 10% इंक्रीज हुआ है, मतलब इसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ है, रेवेन्यू में 10% का इंक्रीमेंट। इसका 10% कितना होगा, ये होगा 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 से 11,000 पे आ गया, तो मतलब ये और ये बराबर होने चाहिए, कर दो 100 प्लस p इंटू 90, ये रेवेन्यू आना चाहिए इन दोनों से, और 10% का इंक्रीमेंट हुआ है क्वेश्चन में बोला है, तो उससे आगे 11,000 रेवेन्यू है, हमें पहले से पता है, सो दिस इज इक्वल्स टू 11,000। तो यहां से आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, p का आप देख लीजिए, 100 प्लस p इक्वल्स टू 1100 डिवाइडेड बाय 9, सो यहां से p आ गया आपका 100 एंड दिस इज 9 माइनस 100, तो 1100 माइनस 900 200 divided by 9, so which is equals to 22 by 3%, 22 by सॉरी 3 नहीं है 9 है नीचे, टू 100 by 9 is 22 by 9, so p की वैल्यू कितनी है 22 by 9 is the correct answer। तो कुछ नहीं, अब आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइस इनटू सेल रेवेन्यू होगा, अगर ये नहीं पता तो फिर कैसे करोगे, तो दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, राइट। सो आई थिंक ये सब लोगों को क्लियर है। तो यही आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आर्टिकल का प्राइस गिर गया, आर्टिकल का प्राइस सेल बढ़ गई, तो ये क्या है, आर्टिकल के अंदर ही आ जाता है, प्राइस कॉस्ट सेल के अंदर। चलिए अब हम बात करेंगे इलेक्शन एंड पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस की। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वोटर्स से रिलेटेड आ जाते हैं, पॉपुलेशन इतना % इंक्रीज हो गया, इतना % डिक्रीज हो गया, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑल दीज क्वेश्चंस आर अगेन इंपॉर्टेंट, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है, जनरल इतना ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, जो अभी कॉन्सेप्ट कराया था कॉन्सेप्ट वही है, जो कॉन्सेप्ट परसेंटेज का है कॉन्सेप्ट वही चलेगा, राइट, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आ जाएगा। बस डिफरेंस क्या है यहाँ पे, डिफरेंस ये है कि हम लोगों को एक सर्टेन टाइप का पैटर्न पता चल गया क्वेश्चन का, कि इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, इस टाइप का क्वेश्चन भी इलेक्शन पे भी आता है, पॉपुलेशन पे भी आता है, तो कैसा आएगा। मैं हर टाइप करवा रही हूँ आपको, फिर आपको होमवर्क में वर्कशीट तो मिल ही रही है, वो वर्कशीट में 50 क्वेश्चन हर टाइप के दिए हुए हैं मैंने, तो वो भी कर लेना। चलो यहाँ पे देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस बाय 30% एवरी ईयर इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन है 338,000, और बोल रहा है हर साल पॉपुलेशन बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, 30% बढ़ती है, तो 1 प्लस पहले साल बढ़ेगी तो 1 प्लस 30/100 ये लिखेंगे,
दूसरे साल बढ़ेगी, फिर से उतनी बढ़ रही है तो ये लिखेंगे, राइट। तो ये हमारी न्यू पॉपुलेशन आ जाएगी। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी आफ्टर ऑफ द सिटी 2 years अगो। ये तो आफ्टर की है, ये क्या है, आफ्टर की है, आफ्टर 2 years, न्यू आफ्टर 2 years। उसने अगो पूछा है, तो आफ्टर 2 years निकालनी है तो आप ऐसे निकालोगे कि करंट पॉपुलेशन इंटू 1 + 30/100 इंटू 1 + 30/100, ये होएगा आफ्टर 2 years, बढ़ रही है अगर ऐसे, ठीक है। आफ्टर 2 years की तो ये आ गई, तो इसको आप ऐसे डायरेक्टली लिख दिया करो 3380000 इंटू 1 + 30 डिवाइडेड बाय 100 और ऊपर टाइम लिख दिया, कितने साल, 2 साल, बढ़ती जा रही है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट फॉर आफ्टर 2 years। पर इसने यहाँ पे क्या बोला, 2 साल पहले की बताओ, तो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, मैं अलग पेज पे फिर से लिख दूंगी, आप जनरल फॉर्म जैसे मैंने कराई थी तो ये आनी चाहिए। ये भी पूछा जाएगा कि 2 साल बाद बताओ, तो क्या करेंगे, 1 + 30 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। 2 साल पहले के लिए क्या करें, कोई बात नहीं, मान लो 2 years अगो, मान लो 2 years अगो एक्स पॉपुलेशन थी। अब 2 साल बाद भी तो यही लगाएंगे, x इंटू 1 + 30 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर। 2 साल पहले x थी, फिर वो 30% बढ़ रही है हर साल, तो x के अंदर 1 + 30 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, जो अभी बताया वही तो करना है। मैंने अगर बोला आगे के 2 साल बताओ तो 338000 में आगे का ऐड कर देंगे, क्योंकि करंट वो हो गई। मैं पूछू 2 साल पहले की बताओ, तो हमने मान लिया 2 साल पहले इतनी पॉपुलेशन थी, उसमें बढ़ा दो, और बढ़ा के ये कितनी आ गई, 338 करंट के बराबर आ गई, राइट। 2 साल पहले ये थी, फिर 30% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, तो स्क्वायर कर दिया, तो ये आके करंट वाली पॉपुलेशन पे पहुंच गए, खत्म। तो ये कितना है, x इंटू ये आएगा 130 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 13 का होल स्क्वायर बाय 10, राइट। सो यहां से आप लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 33800 इंटू ये 100 इधर जाएगा और इधर आ जाएगा 169, और ये 169 2s आ रहा है, तो ये कितना आ गया, 2 लाख। 2 लाख इज द करेक्ट आंसर। कि 2 साल पहले कितनी थी, 2 लाख थी, तो फिर 30% बढ़ा, फिर 30% बढ़ा, तो 3,38,000 पॉपुलेशन हो गई। सो आई थिंक ये सबको क्लियर है। तो अब मैं आपको कॉन्सेप्ट लिख देती हूँ यहाँ पे, नोट द कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि करंट पॉपुलेशन अगर आपकी x है, every year there is an increment of p%, करंट पॉपुलेशन x है, हर साल p% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो बताओ 5 years के बाद कितनी पॉपुलेशन होगी, न्यू पॉपुलेशन आफ्टर 5 years कितनी होगी। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर 5 years कैसे लिखोगे, ये लिखोगे करंट कितनी है x, दिस आफ्टर 5 years विल बी इक्वल्स टू करंट कितनी है x, हर साल कितनी बढ़ रही है p%, 1 + p डिवाइडेड बाय 100 की होल पावर कितना है 5, ये लिखेंगे। तो इसको आप इस तरीके से इसको जर्नल कर लो कि आफ्टर t years, ये याद करना हो तो याद कर लेना, वरना कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, फॉर्मूला रटोगे तो कितने रटोगे, हर टाइप का फॉर्मूला बना के दे देते हैं, ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। न्यू पॉपुलेशन आफ्टर t years, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप t लगा लीजिए, बस हो गया, ये न्यू पॉपुलेशन हो जाएगी। अगर डिक्रीमेंट हो रहा होगा तो यहाँ पे -p कर देना, प्लस या माइनस जो भी है, इंक्रीमेंट हो रहा है तो +p, डिक्रीमेंट हो रहा है तो -p, राइट। पर यहाँ पे क्या है, हर साल बढ़ रही है तो प्लस होगा तो बढ़ के आएगी, हर साल घट रही है तो घट के आएगी, ये आफ्टर t years का हो गया। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। अब बात करते हैं इलेक्शन की, वोट्स की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है,
इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाओ, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाता है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता। इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सिखाती हूँ। एक बार रुको, इस क्वेश्चन से पहले इसका जो कॉन्सेप्ट है कि हमें पता होना चाहिए कि इसमें जो वर्ड्स यूज होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगी। इलेक्शन क्वेश्चंस में कैसी कैसी टर्म्स आएंगी। तो पहला तो आता है आपका टोटल कैंडिडेट्स। टोटल कैंडिडेट्स कौन होते हैं भाई? जो टोटल वोटर्स हैं। आप कैंडिडेट्स भी छोड़ो, टोटल कैंडिडेट्स नहीं, टोटल वोटर्स। टोटल वोटर्स का मतलब कितना है कि कितने लोगों ने वोट दिया, वो क्वेश्चन में दिया होता है, ठीक है। इस टोटल वोटर्स में दो आ जाते हैं, एक आते हैं वैलिड, एक आते हैं इनवैलिड। इनवैलिड भी क्वेश्चन में, इनवैलिड मतलब उन्होंने दिया पर उनका काउंट नहीं हुआ। मान लो 18 साल से नीचे वालों ने दे दिया, जाके दे आए, पर काउंट नहीं हुआ। या उन्होंने दिया, उनका एक्सेस नहीं आया, उन्होंने ढंग से नहीं दिया, प्रोसेस जो भी था, तो इनवैलिड मान लिया। तो कुछ टोटल वोटर्स होते हैं, उसमें कुछ वैलिड माने जाते हैं, कुछ इनवैलिड माने जाते हैं। जो जीत और हार होती है वो सिर्फ वैलिड वोटर्स के अकॉर्डिंग आपको लेनी है क्वेश्चन में, कभी इनवैलिड काउंट नहीं करने। अगर कोई इंसान बोलता है कि कोई जीत गया 1, ठीक है, कोई जीता, ठीक है, कि कितने से जीतना, 1/10% वोट्स, तो ये वोट्स कौन से हैं? 10% वोट्स लिखा हुआ है, तो ये वोट्स है वैलिड वाले। आप अपनी मर्जी से टोटल वोट्स नहीं आएंगे, टोटल वोट्स की बात नहीं करेंगे, क्या करेंगे? 10% वैलिड वाले वोट्स की यहाँ पे बात हो रही है, जीत हार, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है वैसे वैसे हमको करना है और इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। ज्यादातर क्या होता है, जब लिख देते हैं 1/10% वोट्स तो हम टोटल वोट्स ले लेते हैं, विच इज रॉन्ग। हमेशा वैलिड वोट्स ही लेने हैं। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ओनली 2 कैंडिडेट्स ए एंड बी कंटेस्टेड इन एन इलेक्शन इन अ टोटल ऑफ 20,000 वोट्स, ठीक है। 10% वर इनवैलिड, 10% तो इनवैलिड हो गए, और A won by 3600 votes. What percentage of valid votes is secured by B? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमने 2 कैंडिडेट्स ले लिए A और B, जैसे बोला है वैसे ले लेते हैं। इन एन इलेक्शन इन द टोटल ऑफ, इफ इन द टोटल ऑफ 20,000 वोट्स 10% वर इनवैलिड, तो भाई 20,000 हमारे टोटल वोट्स कितने हैं? हमारे टोटल वोट्स हैं 20,000, उसमें से इनवैलिड, वैलिड कितने हैं? तुम इनवैलिड ही निकाल लो। वैलिड, इनवैलिड 10 है तो वैलिड कितने होंगे? 90। तो कोई बात नहीं, आप 90% से भी चेक कर सकते हो और 10% कम करके भी कर सकते हो। तो इनवैलिड कितने हुए? 20,000 का 10%, तो डायरेक्टली आपका यहां से कितना आ जाएगा? 2,000। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि वैलिड वोट्स कितने हैं? वैलिड वोट्स हैं 18,000। 20,000 टोटल थे, इनवैलिड 2,000 थे, 18,000 वैलिड वोट्स हैं। अब ये बोल रहा है ए जीत गया, ए वन द इलेक्शन बाय 3600 वोट्स। ए को ज्यादा वोट्स मिले हैं। कितने ज्यादा वोट्स मिले? 3600 वोट्स ज्यादा मिले हैं। तो हम क्या करते हैं कि ए के वोट मान लेते हैं, बी के वोट मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो ए के कितने, क्योंकि इसने पूछा ना व्हाट परसेंट ऑफ वैलिड वोट्स इज सिक्योर्ड बाय बी, तो बी का हमने एक्स मान लिया। तो ए का कितना है? ए को कितने मिले? 18,000 माइनस एक्स। भाई 18,000 टोटल वोट है, बी को एक्स मिले तो इसको 18,000 माइनस एक्स मिले। और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 3600 दिया हुआ है कि इन ए को ज्यादा मिले, बी से कितने ज्यादा मिले? 3600। तो लिख दो ए माइनस बी किसके इक्वल है? 3600 के। यही बोला है क्वेश्चन में, बी को एक्स मिले हैं तो इसको इतने मिले हैं और इन दोनों में डिफरेंस है 3600। तो यहां से आ गया 18,000 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 3600। तो यहां से x कितना आ गया आपका? 2x इज इक्वल्स टू 18,000 माइनस 3600 which is equals to, from here you'll get percentage निकालना है ना आपको with respect to the valid votes means 18,000, right? तो यहाँ से
18,000 minus 3,600 will be equals to 14400. तो ये बी को वोट मिले हैं, ये बी को वोट मिले। बोल रहे व्हाट परसेंट ऑफ वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स में से बी को कितना परसेंट मिला, तो हम परसेंटेज निकालेंगे। बी को कितना मिला है 14400, वैलिड वोट्स कितने हैं 18,000, इंटू 100 कर देंगे। तो ये कैंसिल करके आप चेक कर लीजिए टोटल कितना परसेंटेज आ रहा है। 1440 डिवाइडेड बाय 18, नहीं 144 कहाँ आ रहा, 144 डिवाइड बाय 2 भी आएगा, माय मिस्टेक। मैं सोचूं 18,000 में से 14,000 इसको मिल जाएंगे तो जीता कैसे वो। दिस इज 14400 2x है, तो यहाँ से x आ गया 7200, b को 7200 वोट्स मिला, राइट। अब हम परसेंटेज निकालेंगे, कितना परसेंटेज 7200 वोट मिले हैं, कितने में से 18,000 में से, इनटू 100। तो दिस नाउ दिस इज इक्वल्स टू 720 डिवाइडेड बाय 18, तो ये आ गया 40%। 40% इज द करेक्ट आंसर, 40% आ गया। सो आई थिंक गाइस सबको क्लियर है। टोटल वोट्स कितने थे 20,000, इनवैलिड कितने हुए, इनवैलिड हुए 10%, तो 2,000 इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट्स कितने हुए 18,000। हमने मान लिया x मिला, b को x वोट्स मिले, तो a को 18,000 माइनस x मिले। क्वेश्चन में बोला a को ज्यादा मिले हैं, तो a माइनस b करेंगे, कितने ज्यादा मिले 3600, तो 18,000 माइनस 2x इक्वल्स टू 3600, 2x इज इक्वल्स टू दिस, 2x इज इक्वल्स टू 14400, x की वैल्यू आ गई 7200, यानी कि b को कितने वोट मिले हैं 7200। परसेंटेज में निकालेंगे तो 7200 डिवाइडेड बाय 18,000 करेंगे, क्योंकि वैलिड वोट्स में से पूछा है, इनटू 100, तो 40% वैलिड वोट्स में से 40% मिले हैं b को, 60% मिले हैं a को। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट से a जीत गया, 20% से, इसको 40% मिला, उसको 60%, तो 20% ज्यादा मिले, राइट। चलिए, सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्शन टर्म सारी आपको क्लियर है। तो ये इलेक्शन और पॉपुलेशन पे कोई बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस में मैंने दिए हैं, वो आप सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता जा रहा है बिल्कुल वैसे वैसे आपको करना है, और कोई ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंट मेथड पे या डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। तो अभी बात करते हैं क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर लोगे आसानी से, जैसे जैसे मैंने स्टेप वाइज ही किया और क्या किया वैसे वैसे कर लेना, राइट। सैलरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, थोड़ा सा टफ भी लग जाता है क्वेश्चन को, तो इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोग हल्की सी ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। चलो, सो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पे है। एक बार मैं चाहूंगी कि आप सब लोग जो है इसकी प्रैक्टिस एक बार खुद से करें क्वेश्चन की। देखिए, लक्ष्मण सेव्स 10% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर and Bhuvan spends 10% more than his saving. ठीक है, if Lakshman saving is 10% more than Bhuvan's expenditure, then what is the ratio of the income of Lakshman and Bhuvan? तो सिंपल सी बात है, आप क्या कीजिए, पहले इस तरीके का चार्ट बना लीजिए। ये लक्ष्मण ले लीजिए, ये ले लीजिए भुवन, ठीक है। इसने बोला एक एक्सपेंडिचर है, एक सेविंग है, एक एक्सपेंडिचर लिख लो, एक सेविंग लिख लो, ये इनकम लिख लो। इनकम क्या होती है, भी एक्सपेंडिचर और सेविंग का टोटल ही तो होती है। एक्सपेंडिचर मतलब जो आप खर्चा कर रहे हो, सेविंग मतलब जो आप बचा रहे हो। तो आपने जितने पैसे बचाए और जो आपने खर्चा किया उसको टोटल कर दोगे तो आपकी इनकम सैलरी पता चल जाएगी। सैलरी या इनकम कुछ भी लिख दीजिए। तो एक बार मैं पहले क्वेश्चन पे तो सारी टर्म्स लिख देती हूँ। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, सेविंग मतलब बचत, और बचत और खर्चे को जब आप टोटल करोगे तो आपकी आ जाएगी इनकम। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है लक्ष्मण सेव्स 10% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। लक्ष्मण जो है 10% ज्यादा सेव करता है। सेव 10% मोर, खर्चे से ज्यादा सेव करता है। मान लो इसका खर्चा कितना है 10x, इसका खर्चा 10x है, तो ये 10% ज्यादा सेव करता है। तो इसका एक्सपेंडिचर का 10% ज्यादा सेव करता है। तो एक्सपेंडिचर कितना है 10x, इसका 10% आएगा x, तो इसमें हम ऐड कर देते हैं कितना 1, तो इसका सेविंग कितना हो गया 11x।
आई थिंक ये दिक्कत, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेविंग एक्सपेंडिचर से 10% ज्यादा सेव करता है, तो ये एक्सपेंडिचर है तो 10% ज्यादा 11x, तो ये सेव करता है। तो इनकम कितनी हो गई इसकी, इनकम होगी 21x, राइट, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं भुवन की। भुवन स्पेंड्स 10% मोर देन हिज सेविंग। भुवन खर्चा ज्यादा करता है, ठीक है, मेरी तरह है, तो भुवन सेविंग से ज्यादा खर्चा करता है। तो भुवन स्पेंड्स 10% मोर देन हिज सेविंग। तो मान लो उसकी सेविंग है 10y, भुवन की है ना तो y ले लेते हैं, तो इसकी है सेविंग 10y, तो इसका खर्चा ज्यादा है, इसका 10y 11y खर्चा है। सेविंग 10y है, खर्चा 11y है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल कितना आ गया 21y, इसकी इनकम कितनी होगी 21y भाई, ठीक है। अब हम बात करते हैं इफ लक्ष्मण सेविंग इज 10% मोर देन भुवन्स एक्सपेंडिचर। लक्ष्मण की सेविंग 10% ज्यादा है किससे, भुवन के एक्सपेंडिचर से, भुवन के एक्सपेंडिचर से। लक्ष्मण सेविंग इज 10% मोर देन भुवन्स एक्सपेंडिचर। भुवन के एक्सपेंडिचर में 10% ऐड कर दो, तो 10% ऐड करेंगे तो 110 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे ना। भुवन के एक्सपेंडिचर से 10% ज्यादा लक्ष्मण की सेविंग है, ये बोला है, यस और नो, ठीक है। लक्ष्मण की सेविंग कितनी थी, लक्ष्मण की सेविंग थी 11x, भुवन का एक्सपेंडिचर कितना है 11y इंटू 110 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। 11 से 11 कैंसिल, x डिवाइडेड बाय y, रेशो आ गया 11/10, रेशो आ गया 11/10। अब इससे पूछा व्हाट इज द रेशो ऑफ द इनकम। लक्ष्मण की इनकम और भुवन की इनकम कितनी है, लक्ष्मण की है 21x, इसकी है 21y, ये तो सेम है, तो x बाय y के बराबर है विच इज 11/10 ओनली। इनकम का रेशो भी कितना आया 11/10। तो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कुछ नहीं है, आप जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है सेविंग एक्सपेंडिचर इनकम वाला, तो ऐसा चार्ट बना लिया करो, ठीक है। ऐसा चार्ट बना लोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या एक्सपेंडिचर है क्या सेविंग है। ऐसा टेबल बनाने के बाद यू कैन सॉल्व इजीली। बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे स्टेप वाइज करते रहो, परसेंटेज में यही गेम है। नेक्स्ट, पता है ऐसा करने से एक्यूरेसी भी ज्यादा रहती है, ठीक है। वैसे ही गिनती के क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना, सारे मैथ्स के तो क्वांट के तो आएंगे नहीं, रीजनिंग भी है, यू नो ऑल द सब्जेक्ट्स आर देयर। सो आप लोग, और उसमें भी ऐसा थोड़ी है कि सारे परसेंटेज के क्वेश्चन आ रहे हैं, टॉपिक भी इतने सारे हैं, है ना। तो इन सब इतने सारे मैं आपको टाइप्स करवा रही हूँ, उनमें से कोई एक टाइप पे क्वेश्चन आएगा, कौन से टाइप पे आएगा हमें भी नहीं पता, राइट। तो हम सारे टाइप्स के हर एक टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे। उस टाइम पे अगर आप इतनी ट्रिक्स कर रहे हो और कंफ्यूज हो गए, राइट, और ट्रिक के वजह से आप कुछ, या आप फॉर्मूला क्रैम कर रहे हो, जैसे अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताए थे कि 2 साल बाद प्राइस क्या होता है, 2 साल बाद कम पहले क्या होता है, अब उसके आप फॉर्मूला याद करके जा रहे हो और गलत कर दिया तो फ्री के नंबर चले जाते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला भी मैं लिखवा रही हूँ, जिसको फॉर्मूला से ही अच्छा लगता है वो फॉर्मूला से कर लेना, ठीक है। चलो, मदन spends 50% of his income on household expenditure and 60% of the remaining on personal expenditure. Of the remaining, he pays 50% towards income tax and saves the remaining 1200. What is the personal expenditure of Madan? तो बेटा ऐसी जब भी चीजें होती है ना कि वो बेचारा वो खर्चा भी कर रहा है, वो खर्चा जो उसकी जो इनकम है उसमें से खर्चा एक जगह कर रहा है, दूसरी जगह कर रहा है, तीसरी जगह कर रहा है, तो ऐसे केस के अंदर पूरी इनकम को इकट्ठा लिख लो। इनकम को क्या करो, एक साथ लिख दो। मदन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज इनकम ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। तो मैंने क्या किया, इनकम मान ली 100, फिर इसमें से काटते जाओ, भाई 100 रुपए मिलते हैं उसको। अब 100 रुपए में से उसने बोला 50% तो वो घर के खर्चे में चला जाता है, तो इसका 50%, अब इसका एक्सपेंडिचर लिख दो। हाउस होल्ड में 50% ज्यादा है, तो 100 में 100 का 50%, 50 रुपए तो इसमें गए। रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बचे 50, 100 माइनस 50, 50 बचे। अब इसने बोला रिमेनिंग के 60% ऑफ द रिमेनिंग ऑन पर्सनल एक्सपेंडिचर, इसका 60%, इसका 60%, 50 इंटू इसका 60% कितना आएगा, 30 आएगा। 30 रुपीज जाते हैं पर्सनल पे, पर्सनल एक्सपेंडिचर पे 30 जा रहे हैं। बचे कितने
रिमेनिंग बचे 20। भाई 50 रुपए थे, 30 रुपए पर्सनल पे चले गए, 20 रुपीज बचे। अब बोल रहा ऑफ द रिमेनिंग ही पेज 50% टू इनकम टैक्स। बचे कितने हैं? 20 रुपीज बचे हैं। इसमें से भी 50% किसको दे रहा है? इनकम टैक्स को। तो 20 का 50% आधा हो जाएगा 10 रुपीज इनकम टैक्स में चले गए। बचे कितने? 10 रिमेनिंग। अब उसने बोला द रिमेनिंग 1200 रुपीज। हमारे कितने बचे हैं? 12, 10 और उसके कितने बचे? 1200। यानी कि 10 जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अब मैं यहाँ पे आपको अलग से लिख देती हूँ। ये यहाँ पे हमारे पास जो रिमेनिंग है वो 10 रुपीज है और उसके पास 1200 रुपीज है। तो हमारे 10 रुपीज उसके 1200 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमारा 1 रुपी इसका 120 रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी इनकम कितनी थी? इससे पूछा गया पर्सनल एक्सपेंडिचर बताओ। हमारा पर्सनल एक्सपेंडिचर 30 था। हमारा पर्सनल एक्सपेंडिचर 30 रुपीज था। तो हमारे 30 रुपीज, हमारा पर्सनल एक्सपेंडिचर 30 है ना, तो हमारे 30 रुपीज उसको एक, हमारा 1 रुपीज उसका 120 है। तो हमारा 30 रुपीज कितना होगा? उसका 120 से मल्टीप्लाई कर दो, 3600 रुपीज है। तो इस क्वेश्चन से हमें पता चलता है कि हमारा पर्सनल एक्सपेंडिचर कितना, उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है? 3600 रुपीज। ठीक है, हमारा 30 आया था और हमारा 1 उसका 120 है। ये हमें इससे पता चला कंपेयर करके। तो 30 कितना होगा? 3600 होगा। तो आई थिंक गाइस सबको क्लियर आया। तो मैंने क्या किया? मैंने 100 मान ली, मान के उसको सॉल्व करा। लास्ट में हमने हमारी यूनिट्स में हमारा आंसर 10 आया, पर उसकी यूनिट्स में 1200 होना चाहिए। तो हमारा 10 उसका 1200 सेम है, तो 1 हमारा 1 उसका 120 सेम है। तो यहाँ से हमारा 30 रुपीज का, वो कुछ भी पूछ ले, इनकम पूछेगा तो कितनी आएगी? 100 इंटू 120, 12,000, राइट। तो आई थिंक ये सबको क्लियर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 40%. By what percent should a consumer reduce his consumption so that his expenditure on the commodity remains same? अब ये भी आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ज्यादा टफ नहीं है। देखिए, इसमें प्राइस, कॉमोडिटी एंड कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, ये समझ में आना चाहिए। मान लो एक आर्टिकल है, प्राइस है उसका P और वो कितना कंज्यूम करता है? C, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो आप ऐसे बोल सकते हो प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। भाई मान लो मेरे को अंगूर खाने पसंद है, मतलब मानने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, इफ आई विल से दैट कि ग्रेप्स का प्राइस P रुपीज है और मैं 1 किलो खाती हूँ। ठीक है, 1 किलो का प्राइस P रुपीज है और मैं 2 किलो खाती हूँ, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना है ग्रेप्स में? 2P का, राइट। कि भाई 100 रुपए किलो ग्रेप्स है और मैं 2 किलो खाती हूँ, तो 200 रुपए मेरे को देने हैं ग्रेप्स में। मेरा एक खर्चा कितना है ग्रेप्स का? 200 रुपीज। यानी कि खर्चा किसके बराबर होता है? प्राइस इंटू कंजम्पशन। उसका प्राइस क्या है और आप खा कितना रहे हो, तभी आपको आपका खर्चा पता चलेगा। तो ये आपका प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज बाय 40%. प्राइस 40% बढ़ गया है। बाय व्हाट परसेंट शुड अ कंज्यूमर रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन द। अब हमने मान लिया, मैंने तो ये मान लिया कि 10p प्राइस था, 10p प्राइस था, 10c कंज्यूम कर रहा था, तो 100 pc एक्सपेंडिचर था। ठीक है, बोला 40% प्राइस बढ़ गया, इसका 40% 4 होगा, तो प्राइस बढ़ के हो गया 4p। फिर इसने बोला बाय व्हाट परसेंट शुड अ कंज्यूमर रिड्यूस, इसको कितना रिड्यूस करे, हमें नहीं पता कितना रिड्यूस हो गया, तो C डैश ले लिया। कितना कंज्यूम करे कि एक्सपेंडिचर सेम रहे? भाई प्राइस बढ़ गया तो कंजम्पशन कम कर दोगे तभी खर्चा सेम रहेगा। मान लो मैं तो ग्रेप्स पे 200 रुपए लगाती हूँ, ठीक है, मैंने बोला 100 रुपए किलो ग्रेप्स है, 2 किलो खाती हूँ, तो 200 रुपए लगते हैं। पता चला कि भाई ग्रेप्स के रेट 200 रुपए किलो हो गए हैं और मुझे मेरा खर्चा नहीं बढ़ाना,
राइट, मुझे 200 रुपए पहले खर्च करती थी, आज भी 200 रुपए ही खर्च कर दें, तो अब मैं कितना कंजम्पशन करूंगी, 1 किलो। अब 200 रुपए में 1 किलो ही आ रहे हैं, तो अब मैंने मेरा कंजम्पशन कम कर दिया, तभी तो एक्सपेंडिचर बराबर रहेगा, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या है, प्राइस बढ़ गया, एक्सपेंडिचर बराबर है, तो कंजम्पशन घटेगा, राइट। तो ये हमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसने पहले ही बोल दिया कितना % रिड्यूस करे, उसने पूछा नहीं है रिड्यूस या इंक्रीज, पर क्वेश्चन में आ जाता है कि इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो पता होना चाहिए, इतना तो लॉजिकली सोच सकते हैं। बाकी आप ऐसे बोल सकते हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हम रेशो प्रोपोर्शन पढ़ेंगे तब वो और चीज बताऊंगी आपको, अभी नहीं बता रही, नॉर्मल लाइफ से रिलेट कर लो। रेशो प्रोपोर्शन में आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सब पढ़ाऊंगी, ठीक है, तो उससे भी कर सकते हैं। अभी भाई सिंपल सी बात है, तो इसको कर लो, आप ऐसे लिख सकते हो 14p इंटू सी डैश इज इक्वल टू 100pc, राइट। तो p से p कैंसिल, c डैश कितना आया 100c अपॉन 14, ये हमारा नया c डैश है। कितना % रिड्यूस हुआ, रिडक्शन के लिए पहले हम लिखेंगे 10c, अब कितना हो गया है 100 अपॉन 14c, और इनिशियली कितना था 10c इंटू 100, राइट। तो c तब सब कैंसिल हो जाएंगे, ये 10 का ये कैंसिल हो गया, ये आ गया 140 माइनस 100 इंटू डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10, यही बचा, ये एक 10 बचा, ये आ गया, तो ये आ गया आपका 40 अपॉन 14 इंटू 10, सो दिस इज इक्वल्स टू 27, 200 by 7 which is equals to 28 4 by 7 ही आ रहा है, 28 4 by 7%, D is the correct answer, है ना भाई। 200 divided by 7, 28 4 by 7 is the correct answer। तो कुछ नहीं किया मैंने, प्राइस था, कंजम्पशन था और हमारा एक्सपेंडिचर था, जितना ये बढ़ा इसको सेम रख दिया, कंजम्पशन निकालना था तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, इससे तो ये आना चाहिए, तो सी डैश आ गया। अब की पहले ये था, अब ये था, इनिशियली इनटू 100% निकाल दिया, दैट्स इट, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, A's expenditure is 20% more than B's expenditure, B's expenditure is 30% less than C's expenditure, ठीक है। By what % is A's expenditure more than C's expenditure? तो सिंपल सी बात है, C के रेफरेंस में ही बात चल रही है, 3 लोग हैं, A, B, C, 3 लोग हैं, तो C के रिस्पेक्ट में ही बात चल रही है, तो C को 100 मान लो कि C का खर्चा क्या है 100 रुपीज है। क्वेश्चन 1 बोलता है कि A's एक्सपेंडिचर इज 20% मोर देन, A का B से 20% ज्यादा है, जो भी B का है उससे 20% ज्यादा A का है। B's एक्सपेंडिचर इज 30% लेस देन C, B का C से 30% लेस है, कम है, तो भाई इसका 100 है, इसका 30% लेस है, तो इसका कितना हो गया 70, 30% लेस है। अब इसका इससे 20% ज्यादा है, 20 इंटू 20% ज्यादा मतलब 120 डिवाइडेड बाय 100, तो यहां से कितना आ जाएगा इसका 84 रुपीज। ए का कितना है 84, बोल रहा है बाय व्हाट %, अब ये स्टेटमेंट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बाय व्हाट % एज एक्सपेंडिचर लेस देन सी, ये हमारा रेफरेंस है, कौन रेफरेंस है सी, सी के रिस्पेक्ट में बताओ ए का कितना ज्यादा है या कम है, ठीक है कम ही है, लेस है, तो हमको परसेंटेज निकालना है, किसका ए का, किसके रिस्पेक्ट में सी के, इंटू 100, ए का कितना है 84, सी का कितना है 100 इंटू 100, तो ये कितना % कम है ये हमें बताना है। तो ए माइनस सी, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, हाँ ए का कितना % कम है सी से कितना % कम है, इंटू हमको 100 निकालना है। ए कितना लेस है किससे, सी से, तो ए कितना लेस है 100 माइनस 84, ए कितना लेस है 100 माइनस 20% डिक्रीज, कितना कम 100 माइनस 84, सी कितना है आपका 100 इंटू 100, तो यहां से कितना आ गया 16%। ये वैसे आपको करने की जरूरत नहीं है, हमने 100 का रेफरेंस लिया है तो क्यों कर रहे हैं, 100 का हमने
30% निकाला कम 70 आता है, 30% कम करोगे 70 पे आ जाएगा, 70 पे आ गया। 20% इंक्रीज करोगे तो 84 पे आ गया। अब 100 और 84 में 84 कम है, कितना कम है? 16 कम है, तो 16% कम हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, तो मैंने आपको समझाया कि ये समझाना चाह रही थी मैं, बस ये डायरेक्टली कर सी के रिस्पेक्ट में, मतलब सी नीचे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Ramu saves 14% of his salary, whereas Ramesh saves 24%. If both get equal salaries and Ramesh saves rupees 1440, then Ramu's expenditure you have to tell. So very easy question again. देखिए, एक को तो लिख लो रामू, यहाँ पे एक लिख लो रमेश। अब ये बोल रहे रामू सेव्स 14% ऑफ हिज सैलरी, वेयरएज रमेश सेव्स 24%। ठीक है, और इन दोनों की सैलरी क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले तो हम इनकम लिख देते हैं इनकी। इनकम इसकी भी एक्स है, इसकी भी एक्स है। इसकी सेविंग कितनी है? रामू की सेविंग कितनी है? 14% है। 14% ऑफ हिज सैलरी, राइट। 14%, इसको 100 ही ले लो तो आसानी हो जाएगी। इसको भी 100x ले लो, दोनों की इनकम सेम है। 14% यानी कि 14x इसकी सेविंग है। रमेश सेव्स 24%, इसकी सेविंग कितनी है? 24% है, तो 24x है रमेश की। इफ बोथ गेट इक्वल सैलरीज एंड रमेश सेव्स, अब इससे बोल दिया ये जो रमेश है ये कितना सेव करता है? ये सेविंग है। ये किसके बराबर है? 1440 के बराबर है, ऐसा बोला। तो यहाँ से x किसको कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1440 डिवाइडेड बाय 24, तो ये तो आ गया 12 2 और ये आ गया 60। x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 60 को। पूछा रामूज एक्सपेंडिचर बताओ। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर होता है आपका इनकम माइनस सैलरी। जितनी इनकम है उसमें से सेविंग माइनस कर दो तो वो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, राइट। तो एक्सपेंडिचर रामू का कितना है? 100 माइनस 14x, यानी कि 86x एक्सपेंडिचर है। और हमारी x की वैल्यू कितनी है? ये 60। तो यहां से एक्सपेंडिचर किसके बराबर होगा? 86x, राइट। और यहां से 86 से x की वैल्यू है ये 60, 6 6 36 48, 5160। 5160 बी इज द करेक्ट आंसर। तो रामू की सेविंग से इनकम 100x थी, रमेश की भी इतनी है क्योंकि सेम है। ये 14% सेविंग करता है, इसकी 14x हो गई। ये 24% सेविंग करता है, इसकी 24x हो गई। इसका एक्सपेंडिचर कितना होगा? इनकम माइनस सेविंग 86x। इसने बोला ये 24x 1440 के बराबर है, तो यहाँ से x 60 आ गया, रखा, हमें रामू का एक्सपेंडिचर पता चल गया। सो आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू सैलरी was first increased by 10%, then decreased by 20%. If the latest salary is, तो ये तो बहुत आसान है, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाओ। मान लो राजू की सैलरी थी 100, 10% इंक्रीज हो गई, कितना हुआ? 110। फिर 20% डिक्रीज हो गई, तो 110 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 100, तो अब कितनी हो गई? 88, है ना। इफ द लेटेस्ट सैलरी, तो ये 88 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 17600 को। तो 88 17600 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 17600 डिवाइडेड बाय 88, तो ये कितना आ गया? 200, राइट। तो 1 यूनिट 200 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी? ओरिजिनल सैलरी हमारे यूनिट में 200 थी, पर हमारा एक यूनिट इसका 200 है। हमारा ओरिजिनल कितना था? 100 यूनिट इंटू 200 करेंगे तो ये कितना आ गई सैलरी? 20,000 रुपीज सैलरी है। 100 रुपए सैलरी मानी, 10% बढ़ाया, 110 हो गई। 20% घटाने के लिए 80 डिवाइडेड बाय 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20% कम, तो 88 आ गई। 88 17600 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 कितने? ये यूनिटरी मेथड है, तो 1 कितने को करेगा? इतने को। 100 सैलरी थी तो इंटू 200, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Jacob and Mohan
save 20% and 40% of their respective incomes. If their expenditure is equal, then what is the ratio of the income of Mohan and Jacob? So this is more easy. एक मान लिया Jacob, एक मान लिया Mohan, right? तो Jacob and Mohan saves 20% and 40% of their respective incomes. ठीक है, तो इसकी इनकम मान लेते हैं 10J, 20% 40% है 100 ले लो, नहीं 10J ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 10J, और इसकी इनकम मान लो 10M, राइट? सेव कितना कर रहा है ये कर रहा है 20%, यानी कि इसकी सेविंग कितनी है 2J, और ये कितना कर रहा है 40%, तो इसकी सेविंग कितनी है 4M, राइट? इफ देयर एक्सपेंडिचर इज इक्वल, तो इसका एक्सपेंडिचर कितना है 8J और इसका एक्सपेंडिचर है 6M, और ये दोनों इक्वल हैं, तो J डिवाइडेड बाय, तो इसने पूछा व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोहन एंड जेकब की इनकम का, तो M अपॉन J कितना आया यहाँ से, M अब J इधर जाएगा तो 8/6 विच इज 4/3, ठीक है, M अपॉन J। इनकम का रेशियो पूछा है, इनकम किसकी, मोहन डिवाइडेड बाय इनकम ऑफ जेकब, तो मोहन की कितनी है 10M, इसकी कितनी है 10J, तो वही M डिवाइडेड बाय J विच इज इक्वल टू 4:3। सो तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 4:3। सो आई थिंक गाइज ये सब लोगों को सारे के सारे जो भी है क्वेश्चंस अच्छे से पैटर्न बेस्ड सारे समझ में आए होंगे। खूब प्रैक्टिस की है हमने, हर एक टाइप के क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, स्टेप बाय स्टेप किया है। तो आप लोग जो है कॉन्सेप्चुअली एक बार सीखिए, फिर जो स्पीड है प्रैक्टिस करके इंक्रीज कीजिए। अब प्रैक्टिस करके इंक्रीज करनी है तो क्वेश्चंस कहाँ है, आप लोगों को जो है वर्कशीट प्रोवाइड की गई है परसेंटेज की, तो आप लोग परसेंटेज की वर्कशीट खोलिए, उसमें 50 क्वेश्चंस हैं, आप लोग उसको ट्राई कीजिए, आंसर की दी हुई है उसको अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो सारे वही पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा फायदा है। और क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली ऐसे तो है नहीं कि 5-6 क्वेश्चन सारे परसेंटेज से ही आ रहे हैं, कम आएंगे, तो इन्हीं में से सारे टाइप्स में से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई 1-2 टाइप में से क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे डेफिनेटली हो जाएगा। दिस इज मोर देन सफिशिएंट। बाकी मैंने आपको बताया था कि ये रेशोज आप याद करिएगा, मैंने आपको बोला था कि मैं लेक्चर के एंड में आप लोगों को शेयर करूंगी, तो ये आप लोग याद कीजिए। बाकी अभी क्वेश्चंस में आपने देख लिया होगा कि किस, जैसे 16 2/3 क्या होता है, 1/6 होता है, ठीक है, 14 2/7 कितना होता है, 1/7 होता है। तो ये क्या है, आपके कुछ क्वेश्चंस करते रहोगे ना तो खुद से अपने आप याद आ जाएगा, क्वेश्चन से ही याद होता है कि ये होता है, राइट। ऐसे आप क्रैम करने बैठोगे तो नहीं होगा, क्वेश्चन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसे नहीं कि आपने कर लिया, आप उसको एक बार गौर किया करो कि मैंने जब इसको सॉल्व किया क्या आ रहा है, ठीक है, 1/12.5% होता है। आप सॉल्व करोगे तो उसको जितनी ज्यादा देर एनालाइज करोगे तो फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद होने लग जाएगा, अच्छा ये परसेंट ये होता है, 1/2 50 होता है। अब उसके लिए आपको सॉल्व थोड़ी करना पड़ता है, 1/3 33 1/3 होता है, इसके लिए सॉल्व नहीं करना पड़ता क्योंकि आपने रिपीटेटिवली किया है उसको, आपको पता चल गया है कि यही होता है, राइट। और ये भी एक चार्ट मैंने जो है ऐड किया है, जिसको आप लोग देख सकते हैं, आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। सो आई थिंक ये सबको क्लियर है पूरा का पूरा। तो ये पीडीएफ और पूरा परसेंटेज, तो हम लोगों ने सारे 6 टाइप्स कवर कर लिए हैं परसेंटेज के। जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग करेंगे प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एमआरपी, पार्टनरशिप पे रिलेटेड क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो उसमें भी 6 प्रकार के डिफरेंट मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर एक चैप्टर को मैं जो है ऐसे ही टाइप्स बना के आप लोगों को बताने वाली हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। तो विद दिस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन गाइस, थैंक यू।